गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ऑडिट के अंदर एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन ऑडिट रिपोर्ट। बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 8 के 2 हिस्से होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो। ये पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो मिलाकर एग्जाम में 15 से 20 मार्क तक का वेटेज रखता है। महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नाउ कारो तो मतलब चांसेस बहुत हाई होते हैं कि 4 मार्क का एग्जाम में आना ही चाहिए। कारो का तो है ही वो सीन। इवन ऑडिट रिपोर्ट की भी अगर बात करो ना, तो आज के दिन आईसीआई की किताब में ये जो चैप्टर डाला है ऑडिट रिपोर्ट, इट इज नॉट जस्ट ऑडिट रिपोर्ट कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट हो ना। अगर सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट होता तो भाई 700, 701, 705 ये सब, लेकिन नहीं, इसमें 700 सीरीज को पूरा इंक्लूड कर लिया गया। 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो भी इंक्लूड कर लिया गया। केवल 700 सीरीज के अंदर एक स्टैंडर्ड जो इन्होंने छोड़ दिया, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 720, ठीक है। एवं मैं शो कर रहा हूं, दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये देखो जरा, 700 सीरीज में कितने स्टैंडर्ड होते हैं? 6। सब है सिलेबस में, पांचों के पांचों आपके उसमें डालें, खाली छठा कौन सा? 720 अदर इंफॉर्मेशन। ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में क्या, सिलेबस में ही, समझ गए ना, ठीक है। तो ये चैप्टर खाली ऑडिट रिपोर्ट के लिहाज से ही नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिहाज से भी तुम्हारे लिए एग्जाम में काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं पहले से एडवांस बता देता हूँ। कोई भी चैप्टर जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं ना, या पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग सिर्फ इजी पोर्शन जो इंटरेस्टिंग है या इजी है, मेरे लिए इजी और इंटरेस्टिंग एक ही होता है। अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो ऐसे आपको इजी लगेगा वो, तो हम लोग उसी इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, उसी में खो जाते हैं। और जो हार्ड या बोरिंग टाइप्स होता है उसको हम लोग ओवरलुक करना चाहते हैं, नज़रअंदाज करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ रिवीजन। और वही तो गलती है। रिवीजन का मकसद क्या होना चाहिए कि भाई हम 100% पूरा रिवाइज करेंगे, जो हार्ड है वो भी और जो इजी है वो भी। तो मैं सब कराऊंगा रिवीजन में, ठीक है, इस चैप्टर में भी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन प्लीज। 5 स्टैंडर्ड्स आएंगे जो है, नाम पढ़े हम लोगों ने, 700, 705, 706, 701, 710। एंड फिर इसके अलावा कुछ और खुदरे टॉपिक्स भी हैं, जैसे ब्रांच ऑडिट का पूरा डिटेल डिस्कशन है, इंक्लूडिंग एसए 600, एसए 299 जॉइंट ऑडिट। 200 सीरीज के अंदर ना 9 स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से आखिरी होता है 299। ये भी दिखाई देता हूँ, ये देखो आप, ये स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है, ये 200 सीरीज है। 200 सीरीज में काउंट कर लो कितने स्टैंडर्ड है? 9, 10 नहीं 9। SQC1 हटाओ यार, वो 200 में नहीं आता, यहाँ से गिनो ना। 9 स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से सर 2 तो मुझे काटे हुए दिख रहे हैं। काटे हुए का मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। 240 एंड 250 हाथी स्टैंडर्ड है, हाथी 240 250 फाइनल में आता है, एकदम मतलब मिनी नहीं, मतलब मेगा हाथी साइज है, ठीक है। तो वो हमारे हैं नहीं, हमारे ये ऊपर वाले हल्के हैं और ये नीचे वाले स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें आखिरी स्टैंडर्ड कौन सा है? 299 जॉइंट ऑडिट, वो भी इस चैप्टर में डाला गया। तो कैसे हम ये बोले कि ये चैप्टर सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो है? इसमें ऑडिट रिपोर्ट कारो के अलावा और भी तो आपने एक्स्ट्रा सामान डाल रखा है। एंड व्हाट अबाउट द कंपनी ऑडिट चैप्टर? एक चैप्टर होता है कंपनी ऑडिट जो हम लोग लॉ में पढ़ते हैं ना, सेक्शन नंबर 139 to 148। अब वो है कंपनी लॉ का हिस्सा और नाम है कंपनी ऑडिट, मतलब ऑडिट के लीगल रिक्वायरमेंट्स। वो चैप्टर पहले लॉ ऑडिट दोनों में हुआ करता था, फिर न्यू सिलेबस में आईसीआई ने बड़ा अच्छा काम किया, बोला यार 2 जगह क्यों डालें, तो इंटर के ऑडिट से हटा दिया, लॉ में है सिर्फ वो। पर उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा सेक्शन नंबर 143 ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, वो है ऑडिट में भी, वो लॉ में भी है सेक्शन 143 और ऑडिट में भी है। देखो जरा, तो यार ये छोटा चैप्टर नहीं है, उसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट है रिवाइज करने के लिए, एग्जाम में आने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर मेन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा 2 एनेक्शर जाते हैं आपके, एक कारो का एनेक्शर और एक आईएफसी का एनेक्शर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये तो रिवीजन है ना, तो समझाना वगैरह तो नहीं, ज़्यादा बातचीतें होंगी हम लोगों की। ऑडिट रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
उस ऑडिट रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग दो खंड में तोड़ते हैं। एक खंड होता है रिपोर्ट ऑन एफएस, रिपोर्ट ऑन एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरी रिपोर्ट, और दूसरा खंड होता है रोलर। क्या होता है? रोलर, रिपोर्ट ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो दो खंड में तोड़े जाते हैं, ठीक है ना? ये सबको क्लियर है? तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रेट। ये तो स्टोरी वगैरह समीर की कहानी होगी, तुम जानते ही हो। ऐसे 700 आ जाओ यहाँ पे। मैं पहले से ही मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ, ठीक है? मैं भी पढ़ाऊँगा। मैं पहले से ही एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी आने वाला 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, 4 पेजेस, आई विल बी डिस्कसिंग 4 पेजेस, मतलब मे बी 20 और 15 मिनट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो 4 पेज है ना जो स्टूडेंट्स छोड़ के जाना चाहते हैं, जिसको लोग टच नहीं करना चाहते, पर यार इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। 4 पेज के बाद अलग ही लेवल आ जाएगा डिस्कशन का, फिर वो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट वगैरह वो सब होगा। तो अभी 4 पेज तक 15-20 मिनट तक थोड़ा ये अच्छा पोर्शन भी देख लेते हैं, है ना? ऐसे 700 नाम क्या लिखा है ऊपर? नाम याद करो। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, दैट इज 1, मतलब ओपिनियन क्या देना है वो सोचो। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ड्राफ्टिंग नहीं, क्या ओपिनियन देना है वो सोचो, तो उसके ऊपर 4 पेज है। और फिर नंबर 2 उसके बाद क्या है? रिपोर्टिंग ऑन एफएस, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें 14 एलिमेंट होते हैं, वो 4 पेज के बाद आएगा, ठीक है? तो अब ये टॉपिक नंबर 1 अपने को सोचना है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ओके, नाउ हम लोग कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या होता है, लोग आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट अगर एक जैसी होगी देखने में, तो शेयर होल्डर्स को पढ़ते आसानी समझ में आएगा ना। तो वी शुड हैव अ कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल फ्रेमवर्क जो ग्लोबली चलता है। और दूसरा, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बतानी चाहिए, ताकि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को मिले। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ आवर रिपोर्ट। देखो, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छा मतलब प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तुमने देखा होगा। कुछ डॉक्टर्स बहुत सुंदर से अपने प्रिस्क्रिप्शन में लेफ्ट साइड में पहले आपके सारे सिम्टम्स, बीमारी वगैरह लिख के कंक्लूजन लिखते हैं, भैया ये है। फिर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर बहुत डिटेल में बताते हैं ये दवाई कब कहाँ कैसे लेनी है। आई हैव सीन फ्यू डॉक्टर्स जो आजकल आईपैड से निकालते हैं, मतलब मैंने देखा है, ठीक है? मतलब मैं सपोज डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उसको बोलेगा, वो पिछला वाला मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा, वो बोलेगा नाम, मैं नाम बताया, वो डालेगा सीधा नाम मेरा, उसके आईपैड में रिकॉर्ड है पूरा मेरा कि मैं कब कब उसके पास गया, कभी कब गया, पहले क्या दवाई दी थी। तो वो जो भी है सब कुछ वो आईपैड में फीड करके प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है रिपोर्ट। यार वो तो बेस्ट है। हैंड राइटिंग का चक्कर ही खत्म हो गया ज़िंदगी में। डॉक्टर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता, पूरा समझ में आ रहा है, दवाई का नाम समझ में आ रहा है, कब कब लेना है, आफ्टर फूड, बिफोर फूड, ये सब बहुत चोचले नहीं होते क्या? मेरी जैसे आदत है कि कोई भी दवाई है जब मन चाहे तब लेंगे, वैसे तो नहीं होता ना। डॉक्टर लोग का तो वो बहुत सीन है, बिफोर, आफ्टर, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हेना तेना मेना, ये सब है ना, पूरा राइटिंग में प्रॉपर लिख के दे रहा है, अच्छी तरह से क्या टेस्ट कराने लिख के दे रहा है। तो यार ये बेटर प्रिस्क्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ? इंक्रीजेज द कम्युनिकेटिव वैल्यू। दैट इज वाई हम चाहते हैं कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट में जब हम शेयरहोल्डर्स को दें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रहे उसमें, ठीक है? तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स है। हाइलाइटर को पढ़ो, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ग्लोबली, एंड नीचे इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ आवर कम्युनिकेशन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? टू फॉर्म एन ओपिनियन, पहला नाम वही था, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एंड दूसरा टू इशू अ रिटन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जिसमें 14 एलिमेंट्स हों। ऑडिटर हैज़ टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब मुझे क्या क्या करना है? नंबर 1 मेरा काम ये देखना है वेदर द एफएस इज प्रिपेयर्ड in all material respect in accordance with the applicable FRF. Number 2, to obtain reasonable assurance that the FS is free from MMS whether due to fraud or error. Number 3, I have to evaluate whether the evidence that I have obtained is sufficient and appropriate, whether the UCMS, कल ही बात हुआ था कि UCMS का है ना 450, उधर पढ़ के आए हैं, क्या नाम है तुम्हारा? UCMS, whether UCMS individually or in aggregate is material or not material, मतलब trivial. एंड नंबर 3, इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस का मेन मतलब वही है, ये ऊपर वाला इवैल्यूएशन वर्ड का मतलब होता है कि एफएस एज पर फ्रेमवर्क है कि नहीं है। अब वो कैसे जज करेंगे वो अगले पेज में आएगा, ठीक है? सवाल पूछा, जवाब हो गया। इधर इवैल्यूएशन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का मतलब है, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वेदर एफएस इज प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ और नॉट? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 2 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। पहला, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस,
सर वो क्या होता है? APAEAD, अबे तुम लोग को पढ़ाया हम यार, एडम वाओ ऐसे 260 है ना, कल परसों का ही मेरे को फीलिंग आ रहा है ऐसे बोलने से। एडम वाओ में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या आता है? APAEAD, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर, करेक्ट। एंड नंबर 2 पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट्स जजमेंट, बायसनेस, ठीक है। यही तो लिखा 2 लाल रंग में, अबे दिख रहा है लिखा हुआ सब, ठीक है। अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है सर? वही APAEAD। बायस के हमें आप 2 एग्जाम्पल दीजिए, दे देंगे सर। ये पहला एग्जाम्पल, बायस का पहला एग्जाम्पल, सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। हमने जो क्लाइंट को मिस स्टेटमेंट्स बताए उसमें से उन्होंने वो वाला ठीक किया जिससे उनके हिसाब से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए, और जिससे उल्टा हो रहा है वो वाला उन्होंने ठीक करने से मना कर दिया। समझ रहे हो? सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। और दूसरा, जब ये लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाते हैं ना, तो मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इस तरह से बनाए गए हैं जिससे प्रॉफिट ऊपर या नीचे चला जाए। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है मैनेजमेंट के बायस का। बायस वर्ड तो समझते हैं, अब क्या बताऊँ रिवीजन में क्या समझाऊँ बायस क्या होता है? बायस तो होता है, बायस को प्रेजुडिस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बायसनेस रहता है सर? हर किसी में बायसनेस है, डिग्री अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब मेरा धर्म अगर हिंदू है, ठीक है, मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश जिन तरीकों से, जिन संस्कारों से हुई है, डेफिनेट सी बात है मेरे मन में तो उसके प्रति बायस आएगा ही। मैं अगर किसी दूसरे धर्म में पैदा हुआ होता तो मेरा वहाँ बायसनेस होता, कॉमन सेंस की बात है, ये तो एक नेचुरल है ना। और हमारे परिवार वालों के प्रति भी तो बायसनेस होता ही है सर। अपनी माँ सबको बेस्ट लगती है, अपने पिता सबको बेस्ट लगते हैं, वैसा कुछ है, ठीक है। तो ये सब तो पर्सनल चीज़ें हो गई, लेकिन इवन वर्क वाइज भी अगर हम बात करें, प्रोफेशनल चीज़ों की बात करें, तो सर वहाँ पे भी बायसनेस आ ही जाता है। अगर एक CA को वो क्लाइंट पसंद है तो CA थोड़ा उसके फेवर में बायस्ड रहेगा, और अगर CA का उस क्लाइंट से खटपट चल रहा है तो थोड़ा वो लेस फेवर में रहेगा, मतलब उसके खिलाफ रहेगा। तो ये सब बायसनेस होते हैं। नाउ जैसे एक CA का बायसनेस होता है, मैनेजमेंट का भी तो बायसनेस होता है। मैनेजमेंट भी बायस्ड होती है कि उनको प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है कि कम करके दिखाना है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ओनर प्रोप्राइटरशिप टाइप का, तो उनको तो गांव का पैसा चाहिए नहीं, इन्वेस्टर से पैसा, उनको तो चाहिए कि हमको टैक्स कम देना है, तो वो तो प्रॉफिट कम दिखाएंगे। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर एक ऐसी कंपनी है जिनको इन्वेस्टर्स या मनी लेंडर्स का पैसा चाहिए, तो उनको तो बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करता है उनकी ज़रूरतें क्या है, उसके हिसाब से वो बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो बायसनेस तो होगा। तो आई हैव टू इवैल्यूएट द बायसनेस ऑफ द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जितने भी प्रोविजंस वगैरह होते हैं, सब क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। आई हैव टोल्ड यू, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम से कम 25 से 30% अमाउंट जो होता है वो ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि एस्टिमेट से पैदा होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट वारंटी, ऑल दीज आर व्हाट? एस्टिमेट्स, ठीक है। 540 सिलेबस में नहीं है पर उसका नाम लिया गया है। 540 भारी स्टैंडर्ड है, वो इंटर लेवल का स्टूडेंट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, अच्छी बात है। तकरीबन पिछले 10 साल से इंस्टीट्यूट ने 540 हटा रखा है सिलेबस से, ठीक है। इंटर से हटा रखा है, तो फाइनल में तो है ही यार, फाइनल वालों को तो बांस कर दो पकड़ के तुम, मतलब ऑब्वियसली वो फाइनल का स्टूडेंट है, डिग्री मिलने की देरी है, वही कल चार्ट अकाउंट बन जाएगा, तो उसको तो 540 आना ही चाहिए, कितना ही हार्ड है ईजी, उससे क्या मतलब है। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि वेदर एफएस इज एज पर फ्रेमवर्क, व्हाट आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। इस पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन, ये समझ रहे हो? 6 स्पेसिफिक इवैल्यूएशन है। पहला 2 AP को लेके, इसमें भी ना APAEAD याद रखोगे तो 4 पॉइंट तो ऐसे हो गया तेरा। AP मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में 2 पॉइंट है। डैप मतलब ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स, एंड नंबर 2 ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड फ्रॉम ईयर टू ईयर। AP हो गया। AD, नीचे आ जाओ, सारे एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं कि नहीं एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3। AE अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट सारे एक्यूरेट है कि नहीं? अरे क्या है, मैंने गलत बोला अभी? सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक्यूरेट हैं कि नहीं? एक्यूरेट वर्ड आप बोल ही नहीं सकते, क्या बोलोगे? रीजनेबल। पढ़ो नंबर AE। अकाउंटिंग एस्टिमेट के साथ एक्यूरेट वर्ड यूज नहीं हो सकता, रीजनेबल वर्ड होता है। एस्टिमेट है वो, एक्यूरेट कैसे हो सकता है? रीजनेबल होगा, ठीक है। तो आपका APAEAD बोलने से 4 पॉइंट तो निकल ही गया, 2 और बचे, वो भी बता दो। RRCU रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। और T सेट टर्मिनोलॉजी, आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करो जो इजी हो, जो शोल्डर्स को समझ में आए। जैसे डोंट से PL अकाउंट, से स्टेटमेंट ऑफ PL,
ठीक है ना। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के ऊपर लंबा डिस्कशन अगले पेज में। हम लोगों को हमेशा ये देखना पड़ता है, ट्रू एंड फेयर व्यू बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो फेयर मतलब फेयर प्रेजेंटेशन, तो आपको चेक करना चाहिए ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, कि एक आम आदमी को समझ में आएगा। और दूसरा सर, फेयर प्रेजेंटेशन का ये भी मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट पीएल है, इट इज शोइंग द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अंडरलाइंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। अल्टीमेटली बैलेंस शीट पीएल क्या दिखाता है? एक एग्जांपल है, सपोज मैंने अपना कोई विटामिन का टेस्ट कराया। अब मैं इतना बायोलॉजी में इतना पंडित हूँ नहीं, बायोलॉजी मेरे साइंस में भी खराबी थी, ठीक है। नाउ सपोज मैंने कोई विटामिन का टेस्ट कराया, मान लो कि रेंज होना चाहिए 300 से 400, मन से बोल रहा हूँ, मेरे को एकदम फिगर्स नहीं मालूम है, रेंज होना चाहिए 300 से 400, ठीक है। सपोज मेरा फिगर आया 250, तो लो है। ये जो रिपोर्ट है 250, ये क्या इंडिकेट करता है? द अंडरलाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना। वैसे सर बैलेंस शीट पीएल का जो फिगर्स है, दे रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस, तो वो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन को सही तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इसी को कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन। ये 2 पॉइंट्स हैं, ओके है। इस पर देखो क्वेश्चन है स्पेसिफिक वैल्यूएशन पे। नाउ फ्यू डेफिनेशंस। जीपीएफएस, जनरल पर्पस एफएस मीन्स जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बना है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वो होता है विच मीट्स द कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। स्पेशल फ्रेमवर्क वो होता है विच मीट्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफाइड यूजर्स। अब सर फ्रेमवर्क ना, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो 2 प्रकार के होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। ये ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे क्या दिख रहा है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब है चुपचाप कंप्लाई करो, नो बहस, मतलब इट्स अ रिजिड फ्रेमवर्क, जरा सी भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब है, जैसे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, कल को तुम्हारे घर वाले डंडा लेके पीछे पड़ जाएं कि हम चाहते हैं कि तुम हर वक्त 14 घंटे पढ़ते रहो, चाहे किताब के साथ बैठ जाओ, किताब के साथ बैठ जाओ, दिमाग में घुसे ना घुसे हमको मतलब नहीं है। ये हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मतलब पर्पस अचीव हो या नहीं हो, यही करना पड़ेगा आपको, यही रास्ता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इससे बढ़िया कौन है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इट इज फ्लेक्सिबल। ये बोलता है रास्ता इधर उधर चलेगा, मंजिल हासिल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? फेयर प्रेजेंटेशन। अगर फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़े तो दे सकते हो। इनफैक्ट अगर फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको फ्रेमवर्क से डिपार्चर करना पड़े तो भी आप कर सकते हो। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आपको 2 फ्लेक्सिबिलिटीज देता है। व्हाट आर द 2 फ्लेक्सिबिलिटीज? ठीक है। अच्छा, पहले वाला फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली दे सकता है, दूसरे वाला फ्लेक्सिबिलिटी जो है डिपार्चर वाला, वो एक्सप्लिसिटली, वो इम्प्लिसिटली नहीं। ये छोटी छोटी बातों पे कोई का नज़र जाता नहीं है, एग्जाम में आ जाएगा, फिर बैठ के 10 साल पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, फिर वो आएगा नहीं अगले 100 साल तक, समझ रहे हो? वैसा है, छोटी छोटी चीज़ें, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। MCQs इसी पे पकड़े बनते हैं। MCQ ऐसे होते हैं कि उसके ऑप्शंस इतने खतरनाक होते हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे, 1-2 वर्ड खाली इधर उधर कर देगा। तो याद रखना 2 फ्लेक्सिबिलिटी है। पहला वाला फ्लेक्सिबिलिटी क्या? एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर, वो आप एक्सप्लिसिट फ्रेमवर्क के अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है या फिर इम्प्लाइड है। लेकिन दूसरा वाला कि फ्रेमवर्क से डिपार्चर अलाउड है, इट हैज़ टू बी एक्सप्रेसली अलाउड इन द फ्रेमवर्क, इसमें एक्सप्लिसिटली। सही है कि नहीं है? टाइप्स ऑफ ओपिनियन में हम जानते हैं 705 आएगा, उसमें डिटेल में आएगा QO ODO, तो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नीचे आ जाओ। हमारा पहला हिस्सा फॉर्मिंग एन ओपिनियन हो गया। अब दूसरा हिस्सा है रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पूरा लंबा चलने वाला है हम सबके सामने। कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में? 13 की 14, इंटर में 14, फाइनल में 13। मैंने बोला था ना, फाइनल में इनफैक्ट गलत है, 14 होना चाहिए, पर वो लोग 13 करके रखे। अब ICAI जो बोलेगा, जिस किताब में जैसा बोलेगा मैं तो वैसा पढ़ाऊँगा, मेरी सीधी सी परंपरा है कि ICAI से पंगा नहीं, क्योंकि वो पेपर चेक कर रहे हैं, उनको जो पसंद है वैसे करो ना। स्टिक टू द ICAI स्टडी मटेरियल, फ़ायदा ही होगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ, भारत के कुछ हिस्सों में पढ़ने पढ़ाने का जो रिवाज है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। वन ऑफ सच प्रैक्टिसेस इज, मैं अब जगह का नाम नहीं बताऊंगा,
ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। कुछ जगहों में भारत में पढ़ाने का तरीके में एक बुरी चीज़ है पर एक अच्छी चीज़ भी है। बुरी चीज़ क्या है, वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो अपना बुक बना के नहीं देते हैं, या देते हैं तो एकदम खराब बुक, समझ रहे, एकदम खराब बुक बना के देते हैं। इंस्टेड वो स्टूडेंट से ICAI का स्टडी मटेरियल मंगवा के पढ़ाते हैं। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। अब टीचर अगर एक अच्छी बुक बना के नहीं दे तो पढ़ने में दिक्कत होगी, दैट्स अ बैड थिंग। पर गुड थिंग क्या है कि आपको ICAI का स्टडी मटेरियल मंगवा रहा है तो आपका ICAI स्टडी मटेरियल से एक जुड़ाव पैदा हो रहा है। आप ICAI स्टडी मटेरियल का कंटेंट पढ़ के जा रहे हो, और क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो तो ICAI स्टडी मटेरियल के कंटेंट के हिसाब से होते हैं, समझ रहे हो। तो एक बैड है और एक गुड है। मेरी कोशिश ये रहती है मैं दोनों ही गुड कर दूं। मतलब एक तरफ मेरा ये भी इंटेंशन है कि नहीं, आई शुड गिव अ गुड बुक, एंड दूसरा ऑल्सो इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज गिवन इन ICAI मटेरियल। तो उसी लिहाज से मैंने अपनी किताबें बनाई हैं कि भाई ICAI का भी पूरा सामान कवर हो जाए, ताकि कुछ भी ऐसा नहीं हो कि वहाँ जो वहाँ से आ सके जो हम नहीं बोल पाए, सब यहाँ पे रहना चाहिए। और दूसरा वो वहाँ से बेटर प्रेजेंटेड होना चाहिए। ICAI मटेरियल का कंटेंट सारा रहे पर प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से रहे, ताकि पढ़ने में, याद रखने में, समझने में हम लोगों को आसानी हो, ठीक है। हो क्या रहा है, लोग धीरे धीरे ICAI स्टडी मटेरियल के कंटेंट को हटाने लग गए हैं। क्यों हटाने लग गए मैं बताता हूँ। स्टूडेंट इसलिए हटाने लग गया बिकॉज उसको पढ़ने में हार्ड लगता है, फ्रैंक बात है, ठीक है। टीचर इसलिए हटाने लग गया बिकॉज उनको पढ़ाने में कष्ट होता है कि यार ये वाला कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, कैसे याद कराएं, या खुद समझ गए पर इनको कैसे समझाएं, वो इशू है। यार मेरा बोलना है हार्ड हो या ईजी, पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। हार्ड को हार्ड की तरह पढ़ाओ। आज ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए कि अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो हर वक्त ताली बजती रहनी चाहिए। फिल्म थोड़ा ना चल रहा है, पढ़ाई है। पढ़ाई 100% एंटरटेनिंग तो नहीं हो सकता ना। पढ़ाई थोड़ा ना 100%, पढ़ाई में तो सर 50 एंटरटेनिंग होगा तो 50 बम्बू भी होगा। तो हमको बम्बू भी वैसे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब खाली UPSC नहीं होता है। एनी एग्जामिनेशन वेयर द पासिंग परसेंटेज इज लेस देन 50 इज कॉम्पिटिटिव। कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पे CA के एग्जाम्स में 60-70% पास होते हैं क्या? कि 15-20-30%, वही तो 15-20-25 के रेंज में। तो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे एंटरटेनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, गंदा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस हमको ICAI के हिसाब से करना पड़ेगा। ICAI के हिसाब से नहीं करेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज मान लो तुम एक सॉल्यूशन करो एक तरीके से और ICAI किताब में अलग तरह से सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर तुम्हारा गलत आया एग्जाम में, पर अगर तुम्हारे स्टेप्स ICAI किताब से मैच करते हैं तब तो वो स्टेप मार्किंग देगा। अब अगर वो स्टेप्स भी अगर मैच नहीं करते तो नंबर वहाँ पे भी घट गए। तो मतलब हम यहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए, हम हर जगह से चले गए, नुकसान हो गया ना हमारा। तो वो भी नहीं करना है, एक संतुलन रहना जरूरी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटर में इंस्टीट्यूट ने बोला 14 तो 14, और मेरे हिसाब से अगर तुम मेरे को पूछोगे, मैं फार्म वालों को बोलता हूँ कि तुम लोग का 13 है, गलत है, 14 होना चाहिए, पर 13 है तो ठीक है मैं 13 पढ़ा रहा हूँ। 14 सही है एक्चुअली, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो कल तक चॉइस था अब वो मैंडेटरी हो गया है। कल तक वो क्या था? चॉइस, अब वो क्या हो गया? मैंडेटरी। ये नाम पढ़ो तो एक बार, ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, नाम पढ़ो। अरे नहीं, ऊपर का नाम पढ़ो। रिवाइज स्टार, कभी रिवाइज हुआ सर? 2018 से रिवाइज हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ है ना, OI अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट, पहले वो चॉइस था कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो CA कमेंट करेगा रिपोर्ट में, तो कर भी सकता है नहीं भी। ये रिवाइज हो गया। अब इसमें नियम है कि अदर इंफॉर्मेशन दी एनुअल रिपोर्ट में गड़बड़ हो चाहे सरबड़ हो, मतलब सही हो, तो भी आपको उसके ऊपर रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ही। मतलब इट हैज़ बिकम अ मैंडेटरी एलिमेंट इन योर ऑडिट रिपोर्ट। तो 13 से उठ के कितने हो जाएंगे? 14। अब इस पे आपको डालना ही पड़ेगा एक पैराग्राफ, सब सही है तो भी डालना पड़ेगा। तुम्हारे सिलेबस में वो होता नहीं, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं तो मैं तुमको दिखा दूंगा मैंडेटरी है, वो फाइनल पढ़ाना पड़ता है हमको। तो क्या वो डालना पड़ेगा ही, सब सही है तो भी। दिखाई देते हैं इसमें क्या?
आईटीसी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, ये रहा, ये आईटीसी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट है, पूरा मार्किंग वार्किंग किया हुआ है। 7 नंबर है ओआई, 7 नंबर क्या है ओआई। इसके अंदर ऑडिटर लिख के दिया है कि मैंने ना पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया है अदर इन्फॉर्मेशन एफएस को छोड़ के, और मेरे हिसाब से वो सही है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो सब सही है फिर भी बताओ, बताना पड़ेगा, मैंडेटरी है। देखो क्या लिखा है, मतलब सब सही है, कुछ बोलने के लिए है नहीं, फिर भी ये पैराग्राफ आपको डालना पड़ेगा। तो अब ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी, समझ रहे हो। व्हाट आर द 14 एलिमेंट्स सर। नंबर 1 टाइटल, एड्रेस, सी, फिर ओपिनियन पे आ जाएंगे, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। 4A क्या है, ईएमपी, वो हर जगह नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी ठीक है। मुर्गा और कैम में पहले कौन आएगा, मुर्गा, MK गांधी, मैंने बोला था ना, मोहनदास करमचंद गांधी, तो M मुर्गा, फिर 6 नंबर क्या है कैम। हालांकि एक स्टूडेंट बोल सकता है सर मुर्गा और कैम भी तो कंपलसरी नहीं है, गोइंग कंसर्न का इशू है तब मुर्गा आएगा वरना नहीं आएगा, कैम भी लिस्टेड में आएगा, घर में नहीं आएगा, तो इनको भी आपको बोलना चाहिए था 4B 4C, पर ये स्ट्रक्चर उन्होंने बोला ये मैंडेटरी एलिमेंट है, मतलब है, बहस नहीं है। मुर्गा मैंने दिखाया होगा तुम लोगों को, कहाँ दिखाया था मैं याद दिलाता हूँ, मैक्लिऑड रसल की ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन था और मुर्गा था गोइंग कंसर्न वाला, ठीक है। 6 नंबर कैम है, वो तो बहुत जगह आता है लिस्टेड कंपनीज में। 7 नंबर ओआई, अभी देख क्या है। 8 किसकी, 8 9 10 11 जिम्मेदारियों पे, पहले किसकी जिम्मेदारी बताओगे, उनकी। 8 नंबर उनकी जिम्मेदारी, 9 नंबर मेरी जिम्मेदारी, 10 नंबर डोर, 10 नंबर क्या है देखो, डोर, पढ़ो DOAR, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10A क्या है, OMP, अदर मैटर पैराग्राफ। 11 नंबर रोलर, 12 13 14 स्पीड, सिग्नेचर प्लेस, डेट। ये हो गए 14 एलिमेंट्स, अब डिटेल में जाएंगे, ठीक है। आ गए यहाँ पे। टाइटल क्या होगा सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स बोर्ड, ऑब्वियसली एक टाइटल तो देना चाहिए ताकि एनुअल रिपोर्ट में मेरा रिपोर्ट कहाँ चालू हो रहा है पता तो चले लोगों को। नंबर 2 एड्रेसी, हु डिटरमाइंस कि एड्रेसी कौन होगा, या तो देश का लॉ या फिर टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। देश का लॉ बोलता है इन केस ऑफ अ कंपनी द एड्रेसी इज शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो एजे में अपॉइंट करते हैं। पर सर अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म उससे ऑडिट करवाएगा तो वहाँ पे तो कोई लॉ है नहीं, वहाँ पे एड्रेसी कौन होगा, वहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, वहाँ वो लोग बोलेगा मुझे ही दो तो मैं प्रोप्राइटर को या पार्टनर को दूंगा, करेक्ट है, क्लियर है ना। अब देखो ये पहला खंड स्टार्ट हो रहा है, क्या नाम है इसका, रिपोर्ट ऑन एफएस। रोलर के पहले तक, रोलर 11 नंबर होता है, 11 नंबर के पहले तक यही चल रहा है, रिपोर्ट ऑन एफएस। 11 नंबर क्या है, रोलर, रिपोर्ट ऑन लीगल मैटर। वो एफएस पे रिपोर्ट नहीं है, वो किस पे, लीगल मैटर पे रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट ऑन एफएस पढ़ते हैं। पहला 3 नंबर क्या लिखा है, ऑडिटर्स ओपिनियन। सबसे पहले क्या है, ऑडिटर्स ओपिनियन। इसके अंदर 2 मोटे मोटे पैराग्राफ होते हैं। पहला पैराग्राफ ओपिनियन नहीं होता, एक्चुअली वो एक इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा पैराग्राफ ओपिनियन होता है। तो जो पहला पैराग्राफ होता है ना, वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का है। मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया है, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ऑडिट में एफएस में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, ये वो नोट्स आता है, ठीक है, किस कंपनी का किया है और ऑडिट कर लिया है, ये सब आएगा इसमें, ओके। असली चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ नीचे से, ये येलो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्क्लेमर में आएगा, वहाँ पे कवर हो जाएगा। असली चीज़ जो ओपिनियन है वो सेकंड पैराग्राफ चालू होता है। उसको याद करने के लिए मैंने ब्रेकडाउन कर रखा है तुम लोग के लिए, दिख रहा है ब्रेकडाउन, ओके। अच्छा, भाषा आजकल 2 चलती है, एक ट्रू एंड फेयर व्यू और दूसरी एक और भाषा है जो तुम याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, एस्पेक्ट्स नहीं होगा ये।
ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं बता देता हूँ तुमको। ये 700 के अंदर लिखा हुआ भी है। अब इंटरमीडिएट के सिलेबस में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंजती है, ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि वो सच नहीं है, वो आधा सच है। या तो आप ट्रू एंड फेयर व्यू बोलो या फिर आप क्या बोलो, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। दो भाषाएं होती हैं। ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? पर वो भी है ना एमसीक्यू में, तो वो भी याद रखना पड़ेगा। कल को मैं आपको ऑप्शन बोलूँ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, और फिर सी नंबर बोलूँ आइदर ए और बी, डी बोथ ए एंड बी, तो आइदर या बोथ हो तो ऊपर वाले सवाल पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए बात को? ओके नाउ ये रहा तुम्हारे सामने ओपिनियन पैराग्राफ। अगर एक पैराग्राफ की तरह पढ़ना है तो ऐसे लिखा हुआ है, और तोड़ तोड़ के पढ़ना है तो ये 4 हिस्से में है। ठीक है, मैं बोलूँ इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। अब चालू होते ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा कि पहले शेड्यूल 3 आएगा? पहले शेड्यूल 3। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। विच एक्ट? in the manner so required. Which manner? Schedule 3. And also gives a true and fair view. True and fair view अमेरिका के हिसाब से कि इंडिया के हिसाब से? True and fair view in conformity with आपका accounting principles generally accepted in India. तो ट्रू एंड फेयर व्यू इंडिया के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से नहीं। अच्छा, अब चौथा ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज़ का? बैलेंस शीट किस चीज़ का देता है? स्टेट ऑफ अफेयर्स। पीएल किसका देता है? प्रॉफिट का। कैश फ्लो किसका देता है? कैश फ्लो का। सोसी किसका देता है? चेंज इन इक्विटी का। तो ये ओपिनियन की लैंग्वेज तो याद रहेगी अपने को। ग्रेट सर। अच्छा, चौथा एलिमेंट क्या होता है? बेसिस फॉर ओपिनियन। मेरा ओपिनियन 3 स्तंभ पे खड़ा है, 4 नहीं 3। ऐसे एसएई एथिक्स, यू नो द फुल फॉर्म्स। मुर्गा गोइंग कंसर्न। अच्छा, मुर्गा is a type of EMP. It draws attention to notes. It is not a modified opinion. What is the different thing? सर मुर्गा में एक डायलॉग लिखा रहता है जो नॉर्मल EMP में नहीं। वो डायलॉग है events or conditions that cast a significant doubt on the entity's ability to continue as going concern. ठीक है, यही है। बाकी वो एकदम EMP जैसा ही होता है। बहुत अच्छा। 6 नंबर कौन सा है? मुर्गा के बाद क्या आता है? कैम। कैम किस में होता है? लिस्टेड कंपनीज में। लिस्टेड कंपनी में कैम डालना मैंडेटरी है, बाकियों में आपकी मर्जी। आप सीईओ, अगर आपका मन है तो आप डाल दो। सर कैम होता क्या है? कैम का मकसद होता है कि हमने कंपनी के एफएस में जो सबसे महा रिस्की एरियाज देखे हैं वो बता दो, और उनको हमने कैसे एड्रेस किया वो बता दो। जैसे मान लो कंपनी में 20 एरियाज होंगे जिनमें रोमम हाई है, तो उस 20 में से भी 3 या 4 जो अति हाई रोमम वाले हैं उन मैटर्स को बता दो, और उसको हमने कैसे ऑडिट किया वो बता दो। यही है की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, क्लियर है ना? लीगल रिक्वायरमेंट होता है जैसे लिस्टेड कंपनी में, बाकी केस में मेरी मर्जी। अगर मुझे लगता है कि यार बताना चाहिए तो बता देंगे ना, इसमें क्या है। 7 नंबर क्या है? ओआई अभी दिखा के आया था आईटीसी में, ये मैंडेटरी हो गया है ना। ये किस चीज़ के ऊपर है? ऐसे 720, और वो सिलेबस में नहीं है। ओआई का मतलब होता है एनुअल रिपोर्ट जो जाती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर एफएस से और भी तो बहुत कुछ है, तो जो और भी बहुत कुछ है उसको बोलते हैं ओआई, अदर इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब बात उठती है तो पहले अपनी बताऊंगा कि उनकी बताऊंगा। अकाउंट्स पहले आएगा कि ऑडिट? अकाउंट्स। तो पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने क्या लिखा है ब्लू कलर में कि जाके अगले पेज में ब्लू बॉक्स देखो, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी है? मैनेजमेंट की। एक बार ब्लू बॉक्स पढ़ो। ठीक है, पढ़ा सबने? बड़ा कॉमन सेंस है, यही तो होता है मेरा जिम्मेदारी। एफएस बनाना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना, इंटरनल कंट्रोल देखना, गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना, फ्रॉड प्रिवेंशन करना, असेट का सेफ गार्डिंग करना, लीगल कंप्लायंस करना, यही सब होगा। यही सब है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अब आएंगे नेक्स्ट, किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अश्योरेंस वगैरह है। नंबर 2 डोर, डिटेल्ड आएगा एकदम इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3 कम्युनिकेशन विद TCWG, आपसी बातें। ये देखो इतना लंबा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी अगेन एक सबसे मतलब 14 एलिमेंट में जो सबसे लंबा चौड़ा एलिमेंट है ना याद करने के लिए वो ये है।
पर जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ द टॉपिक अ स्टूडेंट गेट्स स्केयर्ड कि यार ये नहीं करेंगे। अरे यार धीरे धीरे कर, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ये देख पूरा डिवाइड करके, सबसे पहला खंड क्या है, हेडिंग पढ़ो। मेरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू ऑब्टेन that the FS is free from MMS whether due to fraud or error. Number 2, to issue audit report. फिर मैं समझाऊंगा reasonable assurance क्या होता है, it's a high level of assurance but not. And number 3, misstatements happen because of. Number 2, मेरा detailed responsibility क्या है, PJPS। एक बात बताइए, PJPS कोई प्रोसीजर है कि ये अप्रोच है, एटीट्यूड है। प्रोफेशनल जजमेंट तो बार बार लगाते रहना पड़ता है, कोई प्रोसीजर तो है नहीं। और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो एटीट्यूड है, बी अलर्ट, बी केयरफुल, है ना। फिर नंबर बी क्या है, डोर, फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोर में पूरा बताओ, ऐसी ऐसी बात बताओ जो एक आम आदमी समझेगा ही नहीं। रैप सैप साई ये सब तो हम लोग जानते हैं बिकॉज हम लोग ऑडिट की दुनिया के लोग हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट, गोइंग कंसर्न, ओवरऑल प्रेजेंटेशन। अच्छा, डोर को हम यहाँ भी डाल सकते हैं मेन रिपोर्ट में, या फिर एनेक्शर, या फिर वेबसाइट लिंक। बात हुआ था ना अपना, ये चेक करो। 10 नंबर आइटम क्या है बगल में देखो, लोकेशन ऑफ डोर। डोर सर कहाँ पे जाता है, या तो ऑडिट रिपोर्ट के बॉडी के अंदर ही, या फिर आप एक एनेक्शर डाल सकते हो। अडानी वाले ने एनेक्शर डालना चालू कर दिया ना, दिखाया था ना मैंने। नॉर्मली सबको ही मेन रिपोर्ट में ही लिखते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन है कि आप अपेंडिक्स में डाल दो। तो अडानी वाले ने डाल दिया अपेंडिक्स में एनेक्शर, तो उनके 3 एनेक्शर हो गए थे, है ना। तीसरा वेबसाइट का लिंक दे दो। अभी तक ऐसा कोई वेबसाइट का लिंक आया नहीं है, आएगा तो वो ICA नाफरा का ही रहेगा। ये ठीक है। 2 नंबर 2 का C, 2 का A B C। C, आई मस्ट ऑल्सो शो द डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट्स, कि मैंने होल्डिंग का किया, सब्सिडरी का ऑडिट इन ठुल्लों ने किया। 3 नंबर मेरी जिम्मेदारी क्या है, कम्युनिकेशन विद, क्या आपसी बातें। P, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। S, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। I, इंडिपेंडेंस इन लिस्टेड कंपनी, CAM इन लिस्टेड कंपनी। और A से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो ऊपर बता ही दिया पूरा। हो गया, जिम्मेदारियां खत्म। अब रिपोर्ट ऑन FS खत्म होता है। अब नया सेगमेंट, नया हेड क्या चालू होगा, लीगल मैटर्स के ऊपर आपका रिपोर्ट, इसको रोलर बोलते हैं। अब FS के ऊपर नहीं, अब लीगल मैटर्स के ऊपर। तो उसमें 2 चीज़ें आती है मेन, एनेक्शर 1 और 2, एक कारो का एनेक्शर और एक ये IFC वाला एनेक्शर। इसके अलावा बाप ऑफ दीपिका के जो 10 पॉइंट्स है वो यहीं पे लिखा हुआ आता है लंबा लंबा, ठीक है। 12, 13, 14 क्या है, स्पीड, सिग्नेचर प्लेस डेट। सिग्नेचर के साथ यूडिन नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा, यूडिन नंबर मैंडेटरी हो गया ना, है ना। प्लेस, प्लेस जनरली इससे लिखा जाता है टू डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन और द लीगल लॉज दैट आर एप्लीकेबल, ओके। और सिग्नेचर, सॉरी डेट, डेट का मकसद होता है बताना कि मैंने यहाँ तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स कंसिडर किए हैं। ऐसे 560 डन है। ये क्लियर है। तो 14 एलिमेंट्स, ये तो इलस्ट्रेशंस है। ये भी एक मास्टर एग्जाम्पल था। ये एक नया टॉपिक आ गया है ना। अब ये एक नई टॉपिक ऐड की गई है न्यू सिलेबस में, पढ़ो नाम क्या लिखा है, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि आप जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो उस क्लाइंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ एप्लीकेबल है जहां पे ऑडिट रिपोर्ट का एक अलग फॉर्मेट है, तब तो आप लॉ को तो मानना पड़ेगा इंसान को, तब ऐसे 700 तो कैसे चलेगा। तो ऐसे हालातों में हाउ शुड यू गो अहेड विथ योर ऑडिट रिपोर्ट, किसकी बात मानो, लॉ की, 700 की, क्या करो, कैसे करो, वही यहाँ पर समझाया हुआ है। अब ये यहाँ से पढ़ोगे तो चक्कर आएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, तुम लोगों को तो खैर बगल में दिख ही रहा होगा, बुक ऐसा खुला हुआ, सी लेफ्ट साइड पेज। आ जाओ सर, कितना बढ़िया नोट्स बनाया हुआ तुम देखो। जहाँ भी कुछ हार्ड टॉपिक आ रही है उसका बंदोबस्त इंतज़ाम है कि नहीं है, कि भाई दिक्कत में अपने नहीं आएंगे। नाम पढ़ो ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय स्पेशल लॉ। इधर देखो, सीए जो है वो एफएस को चेक करके ऑडिट रिपोर्ट देता है, तो
और इसके ऊपर मान लो कोई स्पेशल लॉ लग रहा है। इधर मुद्दा क्या है? स्पेशल लॉ वर्सेस SS 700, केस 1। देयर इज अगर नो कॉन्फ्लिक्ट तो भाई फॉलो कर ले 700। फॉलो द लेआउट एंड वर्डिंग ऑफ जीतेगा भाई, जीतेगा SS 700 जीतेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। ठीक है, अगर दोनों के कंटेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो बेहतर है कि आप SS 700 फॉलो करो, बिकॉज SS 700 का जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन स्टाइल है ज़्यादा बढ़िया है। केस 2 नहीं सर, झमेला हो गया। क्या झमेला है? इन दोनों के लेआउट और वर्डिंग में फ़र्क है, तो अब क्या करेंगे? इंक्लूड द पॉइंट्स A to M, जो बगल में तुम लोग के बगल में उस साइड में येलो बॉक्स होगा, ठीक है, वो जाऊंगा उसमें। इंक्लूड द पॉइंट्स A to M अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ जो बोलता है वो तो रहेगा, साथ में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहे हैं A से 7 जो हमने A से M जो हमने SS 700 से उठाया वो भी डाल देना। नंबर B, नो नीड टू अप्लाई अदर पॉइंट्स ऑफ SS 700 एक्सेप्ट, मतलब SS 700 में से उन्होंने खुद निकाल के दिए A to M फॉलो करना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नंबर 3, अगर आपने A to M अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाला तब तो आप लिख सकते हो कि आपका ओपिनियन का बेसिस है। याद है ओपिनियन का 3 स्तंभ होता है, ऐसे ऐसे ही, तब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दे सकते हो, वरना नहीं। तो मतलब अगर स्पेशल लॉ है भी तो भी कोशिश करो कि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये A to M एलिमेंट्स तो पक्का डालो। A to M को पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा तुमको? ऑल एक्सेप्ट रोलर और OI में आपको क्या फॉलो करना है? नीचे देखो, फॉलो स्पेशल लॉ इंस्टेड ऑफ कंपनीज एक्ट। बाकी वही सब सेम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। डन है कि नहीं है? ग्रेट। अब मेरे सामने कौन है? ऐसे 705। इट्स अबाउट मो, पूरा टाइम बैक, मतलब फर्स्ट क्लास ऑडिट का से लेके लास्ट क्लास, ऑलमोस्ट हर क्लास में ऐसे तो हुआ ही है। मो, मॉडिफाइड ओपिनियन। सर मॉडिफाइड ओपिनियन एक प्रकार के होते हैं कि तीन? तो ये 705 आपको सिखाएगा कि कौन से सिचुएशन में कौन सा MO देना है। नंबर 1, CA हैज़ टू थिंक, पढ़ो, विच MO इज अप्रोप्रिएट, QO AO या DO। एंड नंबर 2, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा वाला, तो फिर उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो भी आपको कौन सिखाएगा? यही स्टैंडर्ड। ठीक। अच्छा, ये मैंने बताया था ना KPMG का क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया था, What's the difference between modified report and? सर मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब तो QO और DO, वो तो मॉडिफाइड रिपोर्ट में भी है, पर मॉडिफाइड रिपोर्ट में 2 चीज और हो सकती है। क्या? ठीक है, मान लो आपकी रिपोर्ट में EMP है पर बाकी कुछ नहीं, तो वो मॉडिफाइड रिपोर्ट है। OMP है, बाकी कुछ नहीं, तो वो मॉडिफाइड रिपोर्ट है। ठीक है, और QO है तो वो मॉडिफाइड रिपोर्ट भी है, मॉडिफाइड ओपिनियन भी है, दोनों है। ठीक है, इधर ध्यान से सुनना प्लीज। कहीं तो लिखा हुआ होगा, मैंने कहीं ना कहीं इसका कुछ डायग्राम बनाया होगा, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, नहीं है तो खैर सुन लो। सुनो मेरी बात, एकदम सिंपल मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने कहीं लिखा है पर दिख नहीं रहा मेरे को। सबसे पहले आपको हमेशा, सपोज आई एम द CA, आई हैव टू डिसाइड कि यार कौन सा ओपिनियन देना है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे सोचनी है दैट इज कॉज ऑफ मॉडिफाइड, क्यों देना चाहता हूँ। सर 2 कॉज हो सकते हैं, या तो सर MMS है या फिर सर देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस। ये पहली चीज जो सोचनी है। दूसरी चीज मुझे सोचनी है मटेरियल एंड परवेसिवनेस। सर अगर मान लीजिए वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो क्यों? वो मटेरियल
बट नॉट परवेसिव, तो क्यूओ, एंड एमपी मतलब मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, तो एओ। वैसे लैक ऑफ एविडेंस के केस में मटेरियल या मटेरियल परवेसिव, सिर्फ मटेरियल है क्यूओ, परवेसिव भी है मतलब मैक्सिमम एविडेंस तो डीओ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि द टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द कॉज एंड द परवेसिवनेस, द कॉज एंड द परवेसिवनेस। ठीक है, इधर व्हाट आर द टू कॉजेज ऑफ एमओ, देखो एमएमएस है या फिर लैक ऑफ एविडेंस। परवेसिव को डिफाइन करो सर, परवेसिव में 3 वर्ड आते हैं। नंबर 1 वाइड स्प्रेड, मतलब द कॉज इज नॉट कन्फाइंड टू फ्यू आइटम्स, मतलब वाइड स्प्रेड है। नंबर 2 कन्फाइंड टू फ्यू आइटम्स बट दैट इज मटेरियल पोर्शन ऑफ द एफएस, मतलब मान लो एमएमएस खाली फिक्स्ड एसेट में, पर फिक्स्ड एसेट 80% है, ले बात खत्म हो गया, परवेसिव हो गया वो। नंबर 3 इट इज एसोसिएटेड विद अ फंडामेंटल डिस्क्लोजर विच इज एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न। यही है ना परवेसिव का 3 मतलब, है ना, एमओ, क्यूओ, एओ, डीओ। आज के दिन हर स्टूडेंट पूरे इंडिया में जानता है कि एमओ क्या होता है। ठीक है, मैंने एक बात बोला था, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्यूओ, एओ, डीओ, एमओ, 2-2 मार्क ईच, 8 मार्क का क्वेश्चन। ये 2012 में या 11 में आया था। उस समय ये सब चीज़ें उतनी पॉपुलर नहीं थी, तब वहाँ पे स्टूडेंट्स तो घबरा गए थे कि मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब दे के बदल दिया। लेकिन आज सबको आता है ना, हम लोग 12-13 साल पुरानी बात कर रहे हैं और आज तो फ़र्क हो गया ना। ठीक है, तब ये सब आए हुए 3-4 साल ही हुआ था, ये सब तुम समझ लो 2009 के आसपास आया था, तो 2009 से 12 तो 3-4 साल ही हुआ, तो अमेंडमेंट इज़ नॉट पॉपुलर। अब तो इट इज़ पॉपुलर ना। ठीक है, 3 सिनेरियोज, ओके, वही एमएमएस, मटेरियल परवेसिव वगैरह। मैंने तुम लोग को याद करने के लिए डायलॉग लिखाए थे कि कल को एग्जाम में अगर आ जाए भैया क्यूओ क्या होता है बोलो, तो क्या बोलोगे, तो बोलना मुश्किल है स्टूडेंट के लिए, तो कैसे बोलोगे। देखो, सबसे पहले तो कॉज याद करोगे और फिर परवेसिवनेस याद रखोगे, उसको जोड़ के बोलना है। क्यूओ हम कब देते हैं सर, या तो एमएमएस या लैक ऑफ एविडेंस में, और जब वो मटेरियल होता है बट नॉट परवेसिव, तो इधर द इफेक्ट ऑफ, पढ़ो, क्यूओ इज एक्सप्रेस्ड व्हेन द इफेक्ट ऑफ एमएमएस और लैक ऑफ एविडेंस इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। फिर नेक्स्ट वन एओ, एओ इज एक्सप्रेस्ड व्हेन effect of MMS is material and pervasive. DO is expressed when the effect of lack of evidence is material and pervasive. एक एक लाइन में याद करने के लिए एग्जाम में, है ना, डेफिनेशन, क्योंकि बुक का डेफिनेशन वगैरह याद नहीं रहेगा। कॉज और परवेसिवनेस को जोड़ के डेफिनेशन बना दो। ये तो एग्जाम्पल्स हैं जब हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। सबसे पहले MMS लाल रंग में लिखा हुआ दिख रहा है, MMS के 3 एग्जाम्पल। नंबर 1 सेलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे लीफो। नंबर 2 अकाउंटिंग पॉलिसी सही है पर इनकंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो ईयर आफ्टर ईयर, तो भी गड़बड़ है। नंबर 3 डिस्क्लोजर्स आपके एडिक्वेट नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक बगल में क्या, लैक ऑफ एविडेंस, उसके 3 केसेस क्या है। नंबर 1 मैनेजमेंट मेरे ऊपर लोसोवा डाल रहा है, लोसोवा याद है, लोसोवा लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, कोऑपरेट नहीं कर रहा। दूसरा मेरी टाइमिंग ही ख़राब है, मतलब ये लोग मुझे ईयर एंड के बाद अपॉइंट किए टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, तो मैं आया इतना लेट से हूँ कि करूँगा कैसे। 3 नंबर अदर लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टांसेस, जैसे आग लग गई, रेड हो गया, ठीक है, बुक्स डिस्ट्रॉयड हो गए वगैरह। ठीक है अब तुमको क्यूओ और डीओ का डेफिनेशन यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपने लाइन में लिखा है ना, 3 लाइन में तुम सीधा लिख सकते हैं। तो क्यूओ क्या होता है बोलो सर, क्यूओ इज एक्सप्रेस्ड व्हेन द इफेक्ट ऑफ दिस और दैट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। इधर आ जाओ, इफेक्ट ऑफ मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, एविडेंस वगैरह नहीं है तो क्या देते हैं, डिस्क्लेमर। Which type of opinion is appropriate? Sir, it depends on 2 things. Cause of modified opinion and the pervasiveness. उसी को यूज करके बनाइए। लोसोवा आ गया,
लोसवा का फुल फॉर्म। अगर मैनेजमेंट ने मुझ पर लिमिटेशन डाला, मुझसे कोऑपरेट नहीं करे, तो मेरा स्टेप नंबर 1 रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। स्टेप नंबर 1 पढ़ो, हाथ का लिखा हुआ, वो फिर भी बदमाश है तो रिक्वेस्ट TCWG। नंबर 2 कम्युनिकेट टू TCWG एंड परफॉर्म आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। नंबर 3 केस 1, ठीक है, मैंने ऑल्टरनेटिव भी कर लिया फिर भी कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा। केस 1, प्रॉब्लम इज मटेरियल बट नॉट परवेजिव। क्यों? मटेरियल एंड परवेजिव, तो डीओ या विड्रॉ, क्योंकि मेरे को चेक नहीं करने दे रहे तो एओ नहीं है, लिमिटेशंस को मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे तो एविडेंस नहीं मिल रहा, तो डीओ या विड्रॉ। डीओ देने से बढ़िया क्या है? विड्रॉ इफ परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। मैंने तुम लोग को बोला होगा कि कोई कोई ऐसे केसेस होते हैं जब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है पर मैंने बताया था, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, क्वार्टरली रिव्यू होता है, सेबी के नियम है कि इस तारीख तक अगर विड्रॉ करोगे तो कर सकते हो, इसके बाद करोगे तो नहीं कर सकते हो। तो वहाँ प्रॉब्लम होता है कि आप ऐसे बीच के छोड़ के भाग नहीं सकते लिस्टेड कंपनीज में, ठीक है। डिस्क्लेमर, अब हेडिंग क्या है मेरे सामने? डिस्क्लेमर। सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का कोई एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया क्या तुम लोग को? मैक्लियोड तो एडवर्स का था, अडानी हट गया तो अंबानी बचा ना। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल अंबानी रिलायंस, उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था, याद है? तो ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आपको 3 बातें ख्याल रखनी है। सबसे पहले तो ऊपर जो ओपिनियन का पैराग्राफ होता है उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें बोलते हैं ना, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डोंट से दैट, से वी वर एंगेज टू ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट जो वो कैम होता है ना, की ऑडिट मैटर्स, वो दिया नहीं जाता क्योंकि जब ओपिनियन नहीं दे रहे तो रिस्क क्या बता रहे हो, हट। नंबर 3 जो इतना मोटा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं ना, डोर वोर ये सब मत डालो, कम, ठीक है। ये 3 चेंजेस होते हैं डिस्क्लेमर के टाइम पे, 1 2 3। पहला, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लिखो, वो इंट्रोडक्शन में लिखो वी हैव ऑडिटेड, नहीं वी वर एंगेज टू ऑडिट। एंड नंबर 3 कैम मत डालो, ठीक है। जब जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, क्या देते हो? मॉडिफाइड ओपिनियन, तब तब आप TCWG को 2 चीज़ें कम्युनिकेट करोगे, क्लास वर्क, C से सर्कमस्टांसेस एंड W से वर्डिंग मतलब ड्राफ्ट, ओके। अब ये ड्राफ्टिंग आ गया, ड्राफ्टिंग सीखेंगे। ये पेज और सामने वाले पेज में ड्राफ्टिंग बताया हुआ है ना, ड्राफ्टिंग में सिखा देता हूँ। सबसे आसान ड्राफ्टिंग कौन सा है? यूओ, वो तो याद रखना पड़ेगा, उसके बिना तो आगे हो नहीं सकता। फिर यूओ से क्यूओ कैसे करेंगे? देखो बगल में यूओ में 4 चीजें हैं, 1 और 2 के बीच में घुसेड़ दो, except for the effect of the matters described in the basis for QO section of our report, बस, मतलब उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सब सही है। हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है तो क्यों दिया वो नीचे बेसिस में तो समझाएंगे ना, तो उसमें समझाया हुआ है, उस मुद्दे को छोड़ के बाकी सब, एक्सेप्ट फॉर का मतलब क्या है? इसको छोड़ के बाकी सब सही है, ठीक है। ये क्लियर है ना? घर पहुंचे, रिजल्ट्स देखे, वो लोग बोले क्या हुआ, तो बोले एक्सेप्ट फॉर, बाकी सब में मैं पास हो गया या एग्जाम्पशन आ गया, ठीक है। फिर एडवर्स ओपिनियन कैसे निकलेगा? सर एडवर्स ओपिनियन में तो ऑब्वियसली आपकी भाषा में नॉट लग जाएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव शेड्यूल 3, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यहाँ भी 1 और 2 के बीच में घुसेड़ोगे, सेम, बस थोड़ा ग्रामर चेंज है, एक्सेप्ट फॉर मत बोलना। Because of the matters described in the basis for adverse opinion section of our report, the financial statements do not give true and fair view, ठीक है। सबसे अलग भाषा किसकी होती है? डिस्क्लेमर, क्योंकि डिस्क्लेमर में ओपिनियन नहीं देते ना, तो यू कांट स्टार्ट विथ इन आवर ओपिनियन आई कांट गिव ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ भाषा कैसी होगी? पहले ही बोल दो वी डो नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, अब समझाओ नीचे क्यों, बिकॉज वी वर अनएबल टू ऑब्टेन SAAE to provide a reasonable basis for our opinion, because हमारा ओपिनियन SAE पे और SAE नहीं है तो ओपिनियन नहीं है, तो कारण नीचे समझाएंगे, पहले बोलेंगे दे नहीं रहे ओपिनियन। जाओ, एक इंपॉर्टेंट बात, DO भी एक ओपिनियन होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इटसेल्फ एन ओपिनियन।
इंटर तो इंटर, फाइनल के स्टूडेंट्स भी बेचारे इस चीज़ में अटकते हैं। वो बोलते हैं सर, उनका एक मतलब डाउट आएगा, सबका आता है, इंटर वालों का भी फाइनल वालों तक का आता है, ठीक है। ये सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, और हमको रखे किस तरह से, तो आप नहीं दोगे तो कोई और सीए कोई लोग लाएगा ओपिनियन देने, अब वो सीए भी ऑडिट करके बोलेगा डिस्क्लेमर, तो ऐसे तो कोई ओपिनियन दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये डाउट आता है स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट एकदम लिटरली चीज़ों को लेता है ना। चेहरा चांद जैसा, मतलब डिट्टो चांद जैसा, हेलोजन है तुम्हारा चेहरा नहीं है, बल्ब लगा के घूमते माथे पे, मतलब स्टूडेंट का वैसा ही है। उसको लगता है डिस्क्लेमर ओपिनियन मतलब हम तो ओपिनियन देंगे तो कोई तो देगा, तो दूसरा सी लेंगे वो भी डिस्क्लेमर, तीसरा लेंगे वो भी डिस्क्लेमर, तो कौन देगा अल्टीमेटली ओपिनियन? सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इटसेल्फ एन ओपिनियन। डिस्क्लेमर भी एक ओपिनियन ही है, ओपिनियन का ना देना भी एक ओपिनियन ही है, समझे? क्योंकि आप वहां बता तो रही हो कि ये गड़बड़ है कंपनी के अंदर, तो मैनेजमेंट उसको ठीक करेगी, एक्शन लेगी। क्लियर है? यहां ओपिनियन मॉडिफाइड बताने के बाद आपको उसका बेसिस पैराग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना। बेसिस पैराग्राफ में आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है किस वजह से आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, अगर अमाउंट अवेलेबल है तो अमाउंट बताओ, एंड थर्ड उस मॉडिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट या लॉस पे क्या असर पड़ा, ये सब आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन के नीचे क्या आएगा? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, सो इट शुड कंटेन द रीजन व्हाई यू हैव एक्सप्रेस्ड मॉडिफाइड ओपिनियन इन कंप्लीट डिटेल। ठीक है। 706 किस चीज के ऊपर है? ईएमपी एंड ओएमपी। सर ईएमपी एंड ओएमपी मॉडिफाइड ओपिनियन पर मॉडिफाइड रिपोर्ट होता है? भाई ओके सर, बात करें क्या? ईएमपी ओएमपी। ठीक है। ईएमपी ओएमपी को स्टूडेंट्स बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए मैंने अपने नोट्स दिए हैं, मतलब जो मैं क्लास में डिटेक्ट करता हूँ वही मैंने लिख दिया है इधर। ईएमपी, सबसे पहली बात तो अब ये समझ लो, ईएमपी एम्फसिस, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी है नोट्स में, मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे मालूम है तुम लोग नोट्स टू एफएस नहीं पढ़ोगे, बिकॉज पढ़ना तुम लोग को अच्छा नहीं लगता। मैं केवल बोल रहा हूँ कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो जाके पढ़ लो, बिकॉज उसके बिना एफएस की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, कोई लीगल केस चल रहा है कंपनी पे जो बहुत सिग्निफिकेंट है, नोट्स में डिस्क्राइब्ड है, आई वांट कि जाके वो लीगल केस पढ़ लो। इट इज़ नॉट अ मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब एक बात याद रखना, जिस मामले पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है देना पड़ेगा, वहाँ ईएमपी देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। ओएमपी, सर ओएमपी इज नॉट अबाउट अ मैटर विच इज डिस्क्लोज इन एफएस, नो, इट इज समथिंग अबाउट ऑडिटर्स स्कोप। I want to put that other matter paragraph to make you people understand about auditor's scope, duty, responsibility. अब तुम बोलोगे सर वो तो आप लिखते ही हो, मैं बोला उसके अलावा नॉर्मली मैं अपना ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे को एक्स्ट्रा बताना पड़ता है अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रुप ऑडिट कर रहा हूँ, CF कॉन्सोलिडेटेड एफएस का ऑडिट कर रहा हूँ, तो वहाँ मैंने सब्सिडी का ऑडिट नहीं किया है, पर आप लोग सोचोगे मैंने किया है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ मैंने नहीं किया है। इधर ऑडिटर नीड्स टू क्लैरिफाई हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एम्बिगुअस सर्कमस्टांसेस, एग्जाम्पल कंसोलिडेटेड एफएस। अगेन ओएमपी भी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। ईएमपी, ईएमपी को कहाँ रखोगे? ओपिनियन के नीचे। सर ओपिनियन कहाँ होता है? 3, 4, 3 होता है ओपिनियन और 4 क्या होता है?
बेस ओपिनियन, तो 4 के बाद ही तो आएगा, तो ओपिनियन के बाद आएगा आइटम नंबर 4A। अच्छा, ईएमपी को एक हेडिंग दोगे कि नहीं, एम्फस ऑफ मैटर, हेडिंग दोगे, ऑरेंज कलर पढ़ो तो, मिला क्या एम्फस ऑफ मैटर। अच्छा, ईएमपी में वो मैटर पूरा डिस्क्राइब करोगे कि खाली रेफर करोगे, खाली रेफरेंस दोगे, ठीक है। इस ईएमपी ए मॉडिफाइड ओपिनियन, कहाँ रखते हैं इसको, आइटम 4A, मतलब आफ्टर ओपिनियन। अब व्हेन टू गिव ईएमपी, जिस मामले पे आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो उस पे ईएमपी नहीं, जिस मामले पे आप कैम दे रहे हो उस पे ईएमपी नहीं। ये सब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती है सर, सेम हर जगह नहीं होती। ईएमपी के कुछ एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल लीगल केस, दूसरा एग्जाम्पल कोई सब्सीक्वेंट इवेंट का डिस्क्लोजर दिया है, वहां मैं ध्यान खींचना चाहता हूं। सब्सीक्वेंट इवेंट में होता है ना नॉन रजिस्टरिंग इवेंट जो डिस्क्लोज होता है, वहां ध्यान खींचना चाहता हूं। कोई नया एएस आया है जिसकी वजह से कंपनी के अमाउंट्स पे इफेक्ट हुआ और उसको डिस्क्राइब किया गया है नोट्स में, तो वहां ध्यान खींचना चाहता हूं। कंपनी में कुछ बड़ा कांड हुआ है जो नोट्स में, कैटास्ट्रोफी, ठीक है। ईएमपी और मुर्गा वाला वो आ गया ना, वेन डायग्राम। मुर्गा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईएमपी, ध्यान अट्रैक्ट करते हैं पर वो गोइंग कंसर्न को लेके होता है। ईएमपी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मोर डिस्क्लोजर एंड मुर्गा, सब अलग अलग चीजें हैं, ये नहीं कि ये दे दिए तो उसकी जरूरत नहीं है। ओएमपी, ये एक सेपरेट हेडिंग जाएगा, अदर मैटर। ओएमपी, अगर नॉर्मली ओएमपी कहाँ जाता है, ओएमपी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में होता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे जाएगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खत्म होती है, 10, 9 और 10, तो उसके बाद जाएगा 10A। लेकिन अगर ओएमपी लीगल मैटर के ऊपर है तो 11 रोलर के बाद जाएगा। अगेन, अगर देश का कानून आपको मना कर रहा है ओएमपी देने से तो मत दो, एंड अगर कोई मामले पे कैम है तो उस पर भी ओएमपी नहीं आएगा। ओएमपी के एग्जाम्पल कंसोलिडेटेड एफएस या फिर ब्रांच ऑडिट्स। जब कभी आप ईएमपी ओएमपी देते हो तो आप टीसीडब्ल्यूजी को सीडब्ल्यू कम्युनिकेट करोगे कि ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू एक्सपेक्टेशन की मुझे डालना पड़ेगा, और डब्ल्यू मतलब वर्डिंग, वर्डिंग मतलब ड्राफ्ट। 706 सॉरी 701, 706 हो गया, ओके, ये क्लियर है। 701 पे आते हैं। 14 एलिमेंट में कितना नंबर एलिमेंट है, कैम। 6th, की ऑडिट मैटर्स, कैम, की ऑडिट मैटर्स। फर्स्ट सी डायग्राम। ऑडिटर जो होता है वो टीसीडब्ल्यूजी को लगातार 2-वे कम्युनिकेशन होता है, तो ऐसे 260 आपसी बातें, उसमें जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वाला चीज होता है ना, इधर ये क्या क्या रिस्की मैटर्स है, कैसे एड्रेस किया, वो डिस्क्लोज करना है। तो ऊपर वाले मैटर से वो कुछ मैटर सेलेक्ट करता है और कैम बना के ऑडिट रिपोर्ट में डालता है। नाउ 1, 2, 3, 4 को देखो। डिफाइन कैम। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स विच, नंबर 1, इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ, नंबर 2, मोस्ट सिग्निफिकेंस, नंबर 3, in the current period audit, and key audit matters are number 4, selected out of the communications made to TCWG। ये डेफिनेशन है। एक ऑडिटर जब कैम की ड्राफ्टिंग करता है तो उसके अंदर भी वो कैम का डेफिनेशन डालता है। ऑडिट रिपोर्ट में पहले वो समझाता है कि कैम क्या है, फिर वो कैम वाला टेबल आता है 2 कॉलमनर कि ये मैटर है और ये हमने ऐसे ऑडिट प्रोजेक्ट लगा के एड्रेस किया। द मोस्ट कॉमन मैटर इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, डेफिनेशन क्लियर है ना? इधर आ जाओ, मैं चाहता हूँ तुम ये एग्जाम्पल्स याद करो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन सबसे नंबर 1, नंबर 2 लिटिगेशन, 3 एम्पायरमेंट, 4 वैल्यूएशन, 5 taxation. What is the purpose of CAM? To enhance the communicative value of report. ये ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट में 6 नंबर एलिमेंट क्या होता है? कैम। पहले आप समझाओ कि कैम होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह देखे, फिर आप कैम वाले मैटर्स को ऐसे टेबल बना के डालो।
दो कॉलम होते हैं, पहले कौन सा मैटर है, सेकंड क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा के कैसे एड्रेस किया, और जो जो मैटर है उसको भी एक टाइटल दो। जैसे मुद्दा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो गिव इट ए टाइटल रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब समझाओ कि उसमें क्या मुद्दा है, तुम बोलोगे कट ऑफ का इश्यूज है, तो हमने कट ऑफ प्रोसीजर्स किया। नंबर 2, यस, नंबर 2 इम्पेयरमेंट, वो आईटीसी का श्रीलंका वाला होटल इम्पेयरमेंट, और फिर उधर हमने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर किया, ठीक है। तो कैम में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं आते, केवल जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो आते हैं, 2, 3, 4, 1, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मैंने बोला था नील रिपोर्टिंग अंडर कैम। मान लो लिस्टेड क्लाइंट है पर आपके पास वहाँ कोई ऐसा की मैटर नहीं है, तो आप कैम हेडिंग डाल के लिख सकते हो नील रिपोर्टिंग, वो भी चलेगा। पर्पस ऑफ कैम टू एनहांस द कम्युनिकेशन वैल्यू। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा डालूंगा अपने रिपोर्ट में, शेयरहोल्डर्स को कम्युनिकेट करूंगा तो वैल्यू तो बढ़ेगा ही। नंबर 2, यहाँ पे ऑडिटर को अपना पीजे अप्लाई करना पड़ता है कि भाई कौन से मैटर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये किस केस में अप्लाई होगा सर, जीपीएफएस, जब मैं जीपीएफएस का ऑडिट करता हूँ तब अप्लाई होता है, एसपीएफएस में नहीं होता, स्पेशल पर्पस में नहीं होता। कौन से कंपनीज में होता है, लिस्टेड कंपनीज। नंबर 2 डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब मेरी मर्जी, मुझे और जहाँ जहाँ मन करे वहाँ वहाँ मैं कैम डाल सकता हूँ। नंबर 3 अगर कहीं पे लीगल रिक्वायरमेंट है तो कैम आपको हर जगह मिलता है, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज लिस्टेड है वहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे बैंक्स भी लिस्टेड है वहाँ भी आपको कैम मिलेगा। अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है अनिल अंबानी तो कैम नहीं हो सकता। What is the objective of this standard? This standard helps you in 2 things. DC Comics बताया था ना, डिटरमाइनिंग कैम एंड कम्युनिकेटिंग कैम। सबसे पहले कहीं पर भी ना पूरे सिलेबस में स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर पीजे आ जाए, पीजे तो पक्का फैक्टर्स आएगा। तो कैम में बोला ना आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट से सिग्निफिकेंट मैटर ढूंढो, तो मैं फिर से बोलूँगा अले मैं ददमत कहते लगा हूँ, ठीक है। तो भाई इन्होंने बोला सीए के जजमेंट लगाने के लिए कुछ फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स क्या हैं, रैस। हाउ डू यू डिटरमाइन कैम, आप 3 फैक्टर कंसिडर करोगे, रैस, आर से रोमम, सर जहाँ रोमम आई है वो सिग्निफिकेंट, ठीक है। ए से आजमा, ऑडिटर्स जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट, एस से सेट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, इनके एग्जांपल्स भी दिए मैंने, ठीक है। डीसी, सी से कम्युनिकेटिंग कैम, मैंने बोला इसके ऊपर जो वाइट कलर में लिखा हुआ अगले पेज में ये, उसको दिक्कत होगी पढ़ने में, उसके बदले वो पढ़ लो जो मैंने ब्राउन बॉक्स में डाला है। इट इज़ द विच एलिमेंट, 6th एलिमेंट, ये बाकायदा एक हेडिंग जाएगा की ऑडिट मैटर्स, उसके नीचे पहले समझाओगे कैम क्या है। कैम कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है उन मैटर्स पे, केवल वो मैटर डिस्कस्ड है, ओपिनियन नहीं है। 4 कैम के अंदर जो जो मैटर आपने आइडेंटिफाई किया उनको सेपरेट सब हेडिंग दो, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इम्पेयरमेंट, ठीक है। हर कैम मैटर के लिए आपको 2 कॉलम बनाने, मैटर समझाओ और हाउ यू एड्रेस्ड इट थ्रू योर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये आईसीआई का फेवरेट है, कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ डिम्स, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर एफएस में होना चाहिए था वो होना चाहिए था, अगर नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मुर्गा और मॉडिफाइड ओपिनियन, एंड इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन। ऐसा नहीं कि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे कोई अलग से ओपिनियन दे रहे हैं, हम बस मैटर बता रहे हैं। कम्युनिकेटिंग विथ अच्छा ऑब्वियसली ये कैम वाले मैटर्स तो मैंने टीसीडब्ल्यूजी के कम्युनिकेशन से ही निकाले हैं ना, तो उनको तो बताऊंगा ना कि आपको जो कम्युनिकेट हुआ उसमें से ये बात को मैं कैम में डालने वाला हूँ। नंबर बी, क्या नील रिपोर्टिंग अलाउड है, हाँ ठीक है। इलस्ट्रेशन, हेडिंग देखो की ऑडिट मैटर्स एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन या मुर्गा। सपोज मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन या मुर्गा दिया है तो बोला उसको छोड़ के बाकी हमारे पास और कोई की ऑडिट मैटर नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। SA 710 700 सीरीज के अंदर जो 6 स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें केवल एक 720 हमारे सिलेबस में नहीं, बाकी सब हमारा सिलेबस में, तो 710 उसी में से एक है। 710 डायरेक्टली ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर नहीं है, ये एक अलग आइसोलेटेड स्टैंडर्ड है। किस चीज़ के ऊपर है ये, CI। अच्छा कुछ शॉर्ट फॉर्म्स याद करने हैं,
CI का मतलब कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, इसको देने के दो तरीके होते हैं। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप करंट ईयर के साथ साथ पिछले साल का डेटा भी दो, तभी तो लोग कंपेयर करके डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो अब कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देने के दो तरीके हैं। इंडिया में जो तरीका है उसका नाम है CF, करस्पॉन्डिंग फिगर, मतलब करंट ईयर के बगल में प्रीवियस ईयर डाल दो, और CFS मतलब हो गया कंपैरेटिव FS, मतलब पूरा पिछले साल का FS और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट फिर से डाल दो। ये मैंने अमेरिका की एनुअल रिपोर्ट में दिखा के एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। हिंदुस्तान में जो फ्रेमवर्क चलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो कौन सा है? शेड्यूल 3। एंड एज पर शेड्यूल 3 अपने को करंट ईयर के साथ बगल में क्या देना चाहिए? लास्ट ईयर का फिगर्स देना चाहिए। तो उसी को लेके ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड का महासमरी चार्ट है। एक बार इसको मैं अंदर से कराऊंगा सीधा, ठीक है, समरी चार्ट में नहीं, अंदर से पूरा करते हैं अपने, ओके। एप्लीकेबिलिटी, अगर आप किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम ऑडिट पे जा रहे हो, उस कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट आप कर रहे हो, तो क्योंकि वो इनिशियल एंगेजमेंट है तो ऐसे 510 तो लगेगा ही, और संग संग इस साल प्लस करंट ईयर का वो भी तो चेक करना है, तो 710 भी लगेगा, तो दोनों का दोनों लगेगा। मैंने एक डायग्राम बनाया होगा इस तरह का, देख रहे हो? फर्स्ट ईयर में कौन से दोनों स्टैंडर्ड लग रहे हैं? 510 और 710। लेकिन 510 जो है ना वो केवल फर्स्ट ईयर में लगता है, वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में नहीं लगता। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में 710 तो हमेशा लगेगा, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन तो हमेशा, वो तो हमेशा लगेगा। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में 510 विल बी रिप्लेस्ड बाय 560 सब्सीक्वेंट इवेंट, बिकॉज जब आप सेकंड ईयर के ऑडिट पे जा रहे हो तो वो फर्स्ट ईयर का सब्सीक्वेंट इवेंट है, थर्ड ईयर में जा रहे हो तो सेकंड ईयर का सब्सीक्वेंट इवेंट है, लाइक दैट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जब ऑडिट कर रहे हो तो 510 और 710 दोनों लग रहा है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, इंडिया और अमेरिका वाले, करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव एफएस। ऑडिट रिपोर्टिंग इंडिया में जो सिस्टम है करस्पॉन्डिंग फिगर, उसमें हम लोग जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हम सिर्फ करंट ईयर के बारे में बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में जो ऑडिटर्स होते हैं उनको दो साल के ऊपर बोलना पड़ता है, करंट ईयर भी बोलो और प्रीवियस ईयर भी बोलो। तो यहाँ पे देखो कंपैरेटिव एफएस में क्या लिखा है, ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर्स टू ईच पीरियड फॉर विच एफएस इज प्रिपेयर्ड। मैंने तुम लोग को इसमें अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट्स भी दिखाए थे, जहाँ 31 दिसंबर 2022 2023 दोनों ही था, ओके। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन SAAE की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड नंबर 2, उसके ऊपर रिपोर्ट करो अगर ज़रूरत है तो। अब सबसे पहली टॉपिक क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ACP पवन। ये रहा याद करने के लिए 5 पॉइंट्स। ACP, A से अकाउंटिंग पॉलिसी जो पिछले साल था इस साल है, कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। C से क्लासिफिकेशन, कि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम को आपने जिस हेडिंग में डाला था पिछले साल, इस साल भी उसी हेडिंग में क्लासिफाई किया है कि नहीं किया है। जैसे व्हीकल्स फिक्स एसेट में जाता है, तो व्हीकल्स इस साल भी फिक्स एसेट में है कि नहीं है, चेक दैट क्लासिफिकेशन, बिकॉज रियल लाइफ ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है क्लासिफिकेशन अगर चेंज कर दिया जाए तो डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा, कंपेरेबिलिटी हर्ट हो सकती है। ACP, P से प्रायर पीरियड का एफएस चेक करो, ब्रॉड फॉरवर्ड मैच करा लो, जो इस साल का कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हो पिछले साल का तो क्लोजिंग फिगर है, मैच करा के देख लो तो मैच कर रहा है कि नहीं। ACP हो गया पवन। अगर आपको शक है कि शायद पिछले साल में कुछ मिसस्टेटमेंट्स हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये फर्स्ट एंगेजमेंट है तो 510 के हिसाब से, अगर ये सब्सीक्वेंट एंगेजमेंट है तो 560 के हिसाब से। एंड लास्ट लिखा के ले लो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन। यही बातें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्टिंग, ठीक है। हिंदुस्तान वाले सिस्टम में जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स, वहाँ पर ऑडिट रिपोर्टिंग ऑडिटर सिर्फ करंट पीरियड पे ही ओपिनियन देता है। ब्लू कलर पढ़ो, ऑडिट ओपिनियन रेफर्स ओनली टू द करंट पीरियड, ठीक है। हम पिछले साल की बात नहीं करते, एक्सेप्ट इन 3 केसेस। वो 3 केसेस क्या है? पप्पू नीचे, PPU पहले वाला P क्या है? पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन था, QOAODO, और वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है, तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा। नंबर P, प्रीवियस ईयर में कोई MMS था जो नया डिस्कवर किया मैंने, जो पिछले साल के ऑडिटर ने नहीं ढूंढा था, तो मैं मैनेजमेंट को बोल के ठीक कराऊंगा और उसके ऊपर बोलना पड़ सकता है। एंड U से अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ है, अनऑडिटेड, तो मैं एक अदर मैटर पैराग्राफ डालूंगा। पर याद रहे पिछले साल का अगर फिगर्स ऑडिटेड नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ फर्स्ट एंगेजमेंट फॉर मी, तो 510 तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो नीचे क्या लिखा है ब्रैकेट में? फॉलो 510,
यही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं? सर करस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब करंट ईयर एफएस में ही आप एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल के पिछले साल के करस्पॉन्डिंग फिगर्स पुट कर देते हो, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी हाईलाइटर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो एफएस का इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फिगर्स का यूज बस कंपैरिजन के लिए होगा और किसी पर्पस के लिए नहीं होगा। टू बी रेड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट पीरियड इंफॉर्मेशन, और कोई पर्पस नहीं है। लेवल ऑफ डिटेलिंग भी करंट पीरियड के हिसाब से डिसाइड होगा। करंट पीरियड में आप जितना डिटेल दोगे उसके करस्पॉन्डिंग प्रायर पीरियड में भी उतना ही डिटेल रहेगा। ओके, सो नॉर्मल ज्ञान क्या है? द ऑडिटर विल नॉट रेफर टू द प्रायर पीरियड एक्सेप्ट इन 3 केसेस। क्या लिखा है देखो ब्लू कलर में, लर्न द हेडलाइंस, ठीक है। 3 एक्सेप्शंस क्या है? पप्पू, पिछले साल वही अगर मॉडिफाइड ओपिनियन था, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में भी अगर ये था तो मुझे रेफर करना पड़ेगा। पिछले साल कोई नया एमएमएस मैंने ढूंढा जो उन्होंने नहीं ढूंढा और मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करी, तब मुझे उसमें क्यूओ देना पड़ेगा। पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ है तो मैं एक ओएमपी पैराग्राफ तो डालूंगा ही, बट येस लास्ट ईयर फिगर्स अगर अनऑडिटेड है तो ऐसे 510 की जिम्मेदारी तो मेरी निभानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। फिर ये पिछले साल की जो ऑडिट है वो मैंने नहीं किसी और ने किया था। इंडिया में नॉर्मली ये हम लोग नहीं करते, फिर भी इन्होंने बोला कि अगर पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया तो आप ओएमपी पैराग्राफ डाल के बताओ पिछले साल का ऑडिटर क्या था, उसने किस डेट को ऑडिट रिपोर्ट दिया, क्या टाइप ऑफ ओपिनियन दिया। ये वाली चीज़ इंडिया में हम लोग नॉर्मली करते नहीं है। ये देखो पिछले साल कोई और सीए था तो विल आई पुट अदर मैटर पैराग्राफ एंड नेम द अदर सीए, जो नॉर्मली वी डोंट डू इट। नाइदर वी इन्फॉर्म नॉर वी से कि भाई उसने क्या ओपिनियन दिया था अनलेस मॉडिफाइड हो तो। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एफएस के केस में क्या होगा? सर व्हाट इज द केस ऑफ कंपैरेटिव एफएस? कंपैरेटिव एफएस में तुम यहाँ से पढ़ सकते हो छोटी समरी और वहाँ से डिटेल में। ये अमेरिका में होता है, इंडिया में नहीं। इंडिया में नहीं, अमेरिका में। सोचो अमेरिका में एनुअल रिपोर्ट में इस साल का भी एफएस है, पिछले साल का भी है। तो पिछले साल की एफएस पे पिछले साल के जो सीए ने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया होगा और करंट ईयर वाला वापस से उसके ऊपर ऑडिट ओपिनियन देगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि नहीं? मतलब पिछले साल के ऊपर पिछले साल के ऑडिटर ने ओपिनियन दिया और हम भी ओपिनियन दे रहे हैं वापस से, तो डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, तो उसका पूरा रीजन समझाना पड़ेगा। इसमें याद करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं। ई डमरू, सबसे पहले ई, इन माई ऑडिट रिपोर्ट आई विल रेफर टू ईच पीरियड, मतलब मैं करंट ईयर पे भी ओपिनियन दूंगा और पिछले वाले पे भी दूंगा, ठीक है। डी से डिफरेंस, अगर पिछले साल वाले एफएस के ऊपर मेरा ओपिनियन और पिछले वाले ऑडिटर का ओपिनियन अलग अलग है तो उसके रीजंस मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। डमरू एम से, मुझे मान लो पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट में कोई एफएस में कोई एमएमएस मिल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि उसको ठीक करना है और पिछले वाले ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है। फिर पिछला वाला ऑडिटर उसके ऊपर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे देगा तो मुझे फिर उसके ऊपर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। डमरू आर से, ये आर और यू वही है, पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया या अनऑडिटेड है तो मैं एक ओएमपी पैराग्राफ डाल के डिटेल्स दे दूंगा। यहाँ पे कंपैरेटिव एफएस, कंपैरेटिव एफएस में क्या होता है? यहाँ पे पिछले साल का एफएस भी करंट ईयर के एफएस के साथ एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है और वो उसका इंटेग्रल पार्ट नहीं है, वो अलग से। करंट ईयर अलग है, प्रीवियस ईयर अलग है, वो उसका इंटेग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में दोनों साल के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, करंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी, दोनों पे ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या डिटेलिंग उतना ही रहेगा जितना कि कंपैरिजन के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर वही ई डमरू के डी एम आर यू वही सेम पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे। दैट वाज ऐसे 710। अब अगली टॉपिक हम लोग के सामने है ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है ऐसे 600 और सेक्शन भी है कंपनी लॉ का 143 का 8, दोनों है, ठीक है। 143 का 8 एंड ऐसे 600। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर कंपनी को, एवरी कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ठीक है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एफएस, वाउचर सब मेंटेन करेगा। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, अक्रूवल होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप किसी और प्लेस में रख सकते हो अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस? यस, पर उसके लिए बीआर पास करना पड़ेगा और आरओसी में 7 दिन के अंदर एओसी 5 जमा करना पड़ेगा, ठीक है।
क्या बुक्स आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में रख सकते हैं, मतलब क्लाउड पे या कंप्यूटराइज्ड? यस। ब्रांच, क्या ब्रांचेस अपना खुद का अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं? यस, पर दो कंडीशन है। नंबर 1, ब्रांच अगर अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो वो भी प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा और अपने अकाउंट्स का समरी हेड ऑफिस पे भेजता रहेगा पीरियोडिकली। ब्रांच ऑडिट, हु शैल डू द ब्रांच ऑडिट? या तो जो मेन ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर, उसी से करा लो, या अलग से एक ब्रांच ऑडिटर रख लो। अगर फॉरेन ब्रांच है तो या तो प्रिंसिपल ऑडिटर से करा लो या फॉरेन ऑडिटर से करा लो, फॉरेन ब्रांच ऑडिटर से। पर हर ब्रांच को ऑडिट होना ज़रूरी है, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रिंसिपल ऑडिटर को, जिसको प्रिंसिपल ऑडिटर कंसिडर करता है। जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर के ऊपर फ्रॉड रिपोर्टिंग ADT 4 143 के 12 की रिक्वायरमेंट है, ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी 143 का 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। ब्रांच ऑडिटर भी कारो बनाता है, प्रिंसिपल ऑडिटर भी कारो बनाता है, ठीक है। ये मैंने कुछ नोट्स दिए थे ब्रांच क्या होता है, ब्रांच ऑडिट समझाने के लिए, ठीक है। ये तो मेरे नोट्स हैं, आगे आ जाओ। ऐसे 600। डिफाइन प्रिंसिपल ऑडिटर, डिफाइन ब्रांच ऑडिटर। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑडिटर। Principal auditor is the auditor who is responsible for reporting on the financial information of the entity as a whole, and this financial information also includes the financial information of branches, जिसको हम components बोलते हैं, ठीक है। अदर ऑडिटर वो होता है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट यानी ब्रांच की ऑडिट करता है, पर वो प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं होता। अच्छा, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर खुद ही ब्रांच की ऑडिट करे तो क्या उसको ऐसे 600 लगाना है क्या? नहीं, उसने खुद नहीं किया है। कंपोनेंट वर्ड का मतलब, कंपोनेंट इज अ जनरल वर्ड, इट मींस ब्रांच, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, एवरीथिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे? सबसे पहले याद रखना कि प्रिंसिपल ऑडिटर को ये हक नहीं है कि वो ब्रांच ऑडिटर से उसके वर्क पेपर या फाइल मांग सके, ये हक उसके पास नहीं है। वो उसको एक क्वेश्चनेयर भेजेगा और पूछेगा और वो जवाब ऑब्टेन करेगा, इससे पता चल जाएगा क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। जो डॉक्यूमेंट ये उसको भेजता है उसको हम लोग या तो क्वेश्चनेयर बोलते हैं या चेकलिस्ट बोलते हैं या रिटन समरी बोलते हैं, 3 नाम चलते हैं। तो यही एक्सचेंज होगा आपस में। देखो क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी में हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। बताया हुआ रहता है कि व्हाट आर द समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑब्टेन्ड बाय द ब्रांच ऑडिटर, पर मैं उससे उसके वर्क पेपर मांग नहीं सकता। क्या प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच विजिट कर सकता है? यस। क्या ब्रांच के अकाउंट्स मांग के चेक कर सकता है? यस। क्या ब्रांच ऑडिटर की फाइल मांग सकता है? नो। उससे वो क्या मांग सकता है? क्वेश्चनेयर। जो अभी मैंने बोला वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, हिंदुस्तान में ब्रांच ऑडिटर कौन होगा? सीए, ठीक है। फॉरेन ब्रांचेस के केस में सीए नहीं होगा, पर इंडिया में तो सीए होगा। तो इन्होंने बोला कि नॉर्मली तो प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर की कॉम्पिटेंस चेक करता है, लेकिन अगर ब्रांच ऑडिटर एक सीए है तो कॉम्पिटेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये डायग्राम बड़ा मस्त है, प्लीज़ एक बार पढ़ो इसको, ठीक है, डिस्कस करें। प्रिंसिपल ऑडिटर को 2 मेन प्रोसीजर्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर के बीच में शुरू से ही प्लानिंग स्टेज से ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि देखिए प्रिंसिपल ऑडिटर उसको बताएगा कि मैं आपके वर्क को यूज़ करने वाला हूँ, ये डेडलाइन है, यहाँ तक आप अपनी रिपोर्ट दे देना, वगैरह वगैरह, फाइंडिंग्स बता देना। तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए एकदम शुरू से ही। और सेकेंड, इधर मैं ब्रांच ऑडिटर को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स भी बता दूंगा। सर इसका मतलब क्या बताओ? मैं बता रहा हूँ। वो वर्ड हम जानते हैं ना, रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो, ब्रांच ऑडिटर को एक छोटी पिक्चर दिख रही है, जबकि प्रिंसिपल ऑडिटर को तो कंप्लीट पिक्चर दिख रही है, करेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑडिटर ज़्यादा बेटर बता सकता है कि कहाँ कहाँ कौन से आइटम में ज़्यादा रिस्क है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कैसे क्या कंप्लायंस करना है। तो मैं वो इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस उनको दे सकता हूँ, ये मेरा हक है। ब्रांच ऑडिटर मुझे ये नहीं बोल सकता कि तुम मत सिखाओ मेरे को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिखा सकता हूँ, बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड दैट अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ओनली अ ब्रांच ऑडिटर। एंड ऑफ द डे याद रखना, शेयर होल्डर्स के पास उसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी बल्कि मेरी रिपोर्ट जाएगी। तो अगर मुझे कोई चीज़ गड़बड़ लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो मैटर करता है। तो मैं उनके मटेरियलिटी में एडवाइस कर सकता हूँ, उनके रॉमम में एडवाइस कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेशन को याद करने के लिए LFAQ
ठीक है। सबसे पहले एल, देयर शुड बी ए सफिशिएंट लाइजन, लाइजन मतलब कोऑर्डिनेशन। एफ से फाइंडिंग्स, हमारे बीच में फाइंडिंग्स एक्सचेंज होनी चाहिए, उनको जो फाइंडिंग्स है वो मुझे बताएंगे, मैं उनको डेडलाइन बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, ठीक है। वैसे मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लगा देन आई विल ब्रिंग इट टू हिज अटेंशन, उसके अटेंशन में लेके आएंगे। उसको पता चलेगा तो वो मुझे फाइंडिंग बताएगा, मुझे पता चलेगा तो मैं उसके अटेंशन में लेके आऊंगा कि देखो मुझे पता चला ये गड़बड़ है। क्यू से मैं उनको क्वेश्चनर भेजूंगा और वो मुझे क्यू से क्वेश्चनर का टाइमली जवाब भेजेंगे, ठीक है। 600 ख़त्म होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है 2 या 3 प्रिंसिपल ऑडिटर्स है, ब्रांच ऑडिटर्स नहीं, 2 या 3 क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर्स। मैं सिंबॉलिकली बोलता हूँ J1 J2 J3 ऐसे जॉइंट ऑडिटर्स। बहुत सारी कंपनियों में जॉइंट ऑडिट होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं जहाँ पे जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें जॉइंट ऑडिट लॉ बोलता है कराना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे जगह जॉइंट ऑडिट इज वॉलंटरी, आपकी मर्जी तो कराओ, नहीं कराओ तो मत कराओ। जैसे रिलायंस वालों अपनी मर्जी से कराते हैं कि जॉइंट ऑडिट कराना है, तो उनके 2 जॉइंट ऑडिटर्स रहते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो जॉइंट ऑडिट सर इधर देखो वॉलंटरी भी होता है और रेगुलेटरी भी होता है, कई जगह मैंडेटरी, कई जगह चॉइस है, ठीक है। जॉइंट ऑडिट ऐसे 299 में कवर होता है, ऐसे 600 में ब्रांच ऑडिट कवर होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर डायग्राम मैंने बनाया था, उस डायग्राम में एक बार हम लोग जाएंगे। देखो ऊपर क्या लिखा है, सी पेज 53 बॉटम। ओके, मान लो कि कंपनी ने 3 जॉइंट ऑडिटर्स रखे हैं, J1 J2 J3। अल्टीमेटली पूरा ऑडिट हो गया, J1 J2 को लगता है क्लीन ओपिनियन और J3 को लगता है मॉडिफाइड ओपिनियन। तो J3 अपनी अलग रिपोर्ट दे सकता है, J1 J2 मिलके एक ऑडिट रिपोर्ट देंगे जिसको बोलते हैं जार, जार का फुल फॉर्म, और J3 अपना अलग रिपोर्ट देगा, उसको क्या बोलते हैं सार, सार का फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, दोनों जनी J1 J2 इस तरफ और J3 उस तरफ, ये एक दूसरे के ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस जरूर देंगे बाय पुटिंग एन OMP पैराग्राफ। ये OMP पैराग्राफ डाल के बोलेगा भाई जाके हमारे एक तीसरा साथी उसका देख लो, और J3 भी OMP डाल के बोलेगा हमारे 2 साथी उनका रिपोर्ट भी जाके आप देख लो, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो जिनका मैच कर रहा है एक साथ दे दो जार, और जिनका नहीं मैच कर रहा है अलग दे दो सार, ये क्लियर है। एक गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन ये कि तीनों अलग देंगे, तीनों अलग नहीं देंगे, जिनका मैचिंग है वो एक साथ दे दो, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बताना क्या होगा। J1 J2 J3, J1 बोलता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब ये, J2 बोलता है QO क्वालिफाइड ओपिनियन, और J3 बोलता है AO एडवर्स ओपिनियन। अब बोलो आप, 3 की 2, 3, क्योंकि सर तीनों का ही अलग हो गया ना अभी तो जॉइंट रिपोर्ट है ही नहीं, तीनों सेपरेट 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 रिपोर्ट देंगे और OMP का रेफरेंस देते रहेंगे, ठीक है, ग्रेट। अब ये हो गया डायग्राम जो हमने देखना था, देख लिया। नीचे आ जाओ। इंटरमीडिएट के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक बार जरूर रीड कर लेना। मैं बोलूँगा कम से कम भी 4-4 5-5 पॉइंट तो दोनों का पढ़ के रखना। एडवांटेजेस, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, म्यूचुअल कंसल्टेशन से जजमेंट लगाएंगे, PJ प्रोफेशनल जजमेंट, वर्कलोड बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर होगा, इम्प्रूव्ड सर्विस, फास्टर ऑडिट कंप्लीशन क्योंकि बांट के काम हो रहा है, ठीक है। विशेष तौर पे अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वहाँ जॉइंट ऑडिटर्स हैं अलग अलग देशों के तो और अच्छा है, लोकल लॉस की नॉलेज उनको ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन रहेगा दोनों के बीच में कि कौन बढ़िया ऑडिट करे। डिसएडवांटेज, फीस कम हो जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बड़ी फर्म है एक छोटी फर्म है तो उनमें साइकोलॉजिकल इशू, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन की इशू है, कॉमन एरिया जो मिल के साथ करना होता है उसमें झगड़ा हो सकता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी की गलती के लिए लायबल कौन होगा, J1 की J2, ये आया हुआ एग्जाम में, याद रखना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, अब
जॉइंट ऑडिट का महा डिटेल डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है कि जॉइंट ऑडिट में प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कैसे किया जाता है। इसमें अंदर घुसने के पहले देख लो ऊपर क्या लिखा है मैंने, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार आएंगे, कम्युनिकेट एंड डॉक्यूमेंट। क्योंकि हम लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, J1 J2 J3, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं। प्लस जो भी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं वो डॉक्यूमेंट करो, राइटिंग में रखो, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो। इधर जाप राप रैप वैड फुल फॉर्म जैप, जॉइंट ऑडिट प्लान राइटिंग में होना चाहिए, जहाँ पे बनाया हुआ रहेगा कि मैं क्या करूँगा, वो क्या करूँगा और हमारे कॉमन एरिया क्या है। जॉइंट ऑडिट प्लान की एक एक कॉपी हम सबके पास होनी चाहिए और एक कॉपी क्लाइंट के पास भी, ताकि बाद में ये झमेला नहीं हो कि ये वाला आपको करना था कि मुझे करना था। ठीक है, हमारा तो काम डिवाइडेड है। रैप रिस्क असेसमेंट एंड वैड वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, वो जैप का ही हिस्सा रहता है। ठीक है, नंबर 1 ये देखो तो 2 पेज होगा तुम्हारे सामने आंखों के। टोटल मिला के कितने बॉक्सेस हैं? 7 दिख रहा है, 7 बॉक्सेस एक करके। नंबर 1 पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग। ऑब्वियसली जॉइंट ऑडिटर सारे के सारे मिलके प्लान बनाएंगे ना। तीनों J1 J2 J3 के जो पार्टनर्स हैं और की टीम मेंबर्स हैं वो मिलके प्लान बनाएंगे। नंबर 2 एक जॉइंट ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी। ऑडिट स्ट्रैटेजी वर्ड आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? STD ऑफ ऑडिट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ठीक है, फिर जैप बनेगा साथ में, जॉइंट ऑडिट प्लान। अब इसका नाम भले ही जॉइंट ऑडिट प्लान है पर इसके जो पॉइंट्स हैं ना वो स्ट्रैटेजी से मैच करते हैं। स्ट्रैटेजी को याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया था मैंने, चैप्टर 2 में पढ़ाया था, वॉल्यूम 1 में, क्रो डिटेक्ट्स पर, उससे मैच करता है थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले जॉइंट ऑडिट प्लान में हमारे बीच में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए कि कौन सा काम तुम करोगे, कौन सा मैं करूँगा, और कुछ काम जो अनडिवाइडेड है जो दोनों मिलके करेंगे उसको बोलते हैं कॉमन एरिया। द वर्क कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, कि सपोज क्लाइंट के 2-3 बिजनेस डिवीजन है तो ये मैं कर लूँ और वो वाला बिजनेस तुम कर लो। नहीं तो नंबर 2 अगर एक ही बिजनेस है तो हम आइटम वाइज बांट लेंगे, असेट्स मैं कर लेता हूँ, लायबिलिटी तुम कर लो, एक्सपेंस मैं कर लेता हूँ, इनकम तुम कर लो, इस तरह से। एंड नंबर 3 कुछ एरिया हमारे बीच में अनडिवाइडेड रहेगा, उसको बोलते हैं कॉमन एरिया। ठीक है, नंबर 2 हम लोग प्लान में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली होता है डेडलाइन वगैरह कब तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तीसरा significant factors which enable us to decide in directing the engagement team's effort, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर हमको ज़्यादा एफर्ट पुट करना है। नंबर 4 प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो शुरू में तो वो आइस माइस करते हो ना, वही एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस फॉर्मेलिटीज़, लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन करना वो। एंड लास्ट वाला है टीम प्लानिंग, रिसोर्सेज मतलब टीम, कि तुम्हारे टीम में कितने रहेंगे, मेरे टीम में कितने रहेंगे। बैलेंस होना जरूरी है। अगर जॉइंट ऑडिटर 1 जिद करेगा नहीं मैं तो 10 आदमी लगाऊंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। दोनों को सोचना चाहिए कितने कितने आदमी, बिकॉज डिसबैलेंस नहीं चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल J1 के टीम में 10 लोग हैं, J2 के टीम में 3 लोग हैं, तो ये तो डिसबैलेंस है ना। तो एक बैलेंस्ड आपस में डिसाइड कर लो कितना कितना मैन पावर चाहिए। इस पर देखो क्वेश्चन भी है। ओके, जॉइंट ऑडिट प्लान के ऊपर रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वो भी मिलकर डिसाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और क्लाइंट को भी बता देंगे। लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, शुरू में लेटर ऑफ एंगेजमेंट होता है और लास्ट में WR यानी लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग लिया जाता है कि एक ही कॉमन, ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे बीच में काम का जो डिवीजन हुआ है वो डॉक्यूमेंट करो, साइन करो, हम भी साइन करेंगे, एक कॉपी क्लाइंट को भी दे देंगे ताकि बाद में कोई झमेला नहीं हो, ना हम दोनों में डिस्प्यूट हो J1 J2 में, ना हम में और क्लाइंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला टॉपिक जो है ये हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो मैंने लिखा भी ICI का फेवरेट। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स।
जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर में भी तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना। पर हमारा कोऑर्डिनेशन तो अलग टाइप का होगा, अलग लेवल का होगा। हम लोग कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, देखो जो काम हम में डिवाइड हो चुका उसके लिए तो अपना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या लिखा है लाल रंग में, फॉर द वर्क एलोकेटेड टू ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स दे हैव सेपरेट और सेवरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट लायबिलिटी, मिल के लायबल। 6 देयर आर 6 पॉइंट्स CPA FFA जिसके लिए हम लोग जॉइंटली लायबल हैं। C से कॉमन एरिया जो हमारे बीच में अनडिवाइडेड है, उसके लिए तो हम लोग मिल के लायबल है, जॉइंट लायबिलिटी। फिर P से एनी पर्टिकुलर एरिया वेयर द प्लान वॉज मेड जॉइंटली बट एग्जीक्यूशन वॉज लेफ्ट टू वन ऑफ देम। So if the plan is wrong, then joint liability, but if the execution is wrong, particular liability. ठीक है। CPA A से attention, अगर एक जॉइंट ऑडिटर को कोई बात पता चली जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दूसरों के अटेंशन में भी लेके आया है, तो उस चीज के लिए फिर सब लायबल होंगे। FF जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2 बार। एक बार बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द स्टैट्यूट्स, और दूसरे वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाइज विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ए जो है वो ऑडिट रिपोर्ट है कि ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। कोऑर्डिनेशन, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। याद करने के लिए दादाजी, ये देखो इधर, एनी मैटर, दादाजी डी से पहले आ जाओ, डिस्क्लोजर, मैटर्स विच रिक्वायर डिस्क्लोजर, वो हमको मिलकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्या क्या डिस्क्लोज करना है। ए से अटेंशन, एनी मैटर दैट वाज ब्रॉट टू आवर अटेंशन, सबको फॉलो करना चाहिए। डी से डिस्कशन, मिलके जजमेंट लगाएंगे। और जे से तो वही है जजमेंट, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां मिलके जजमेंट लगाना पड़ता है। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कैलकुलेशन में मिलके जजमेंट लगा सकते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट। रिपोर्टिंग, ये तो मैंने डायग्राम में ही समझा दिया था, फिर भी यहां पे देख लो। एवरी जॉइंट ऑडिटर is entitled to make 3 assumptions. Number 1 assumption कि दूसरे वाला जो जॉइंट ऑडिटर है ना उसने भी अपना काम अच्छे से किया होगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेकेंड assumption कि मुझे उसका काम रिव्यू या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कोऑर्डिनेशन कि उनको अगर कोई इंपॉर्टेंट बात पता चली होगी जो मेरे लिए रेलिवेंट है तो ही मस्ट हैव ब्रॉट इट टू माय अटेंशन, मुझसे छुपाएगा नहीं, बताएगा। तो ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, मतलब अजम्पशन है कि भाई ये मैं मान सकता हूँ कि अगले को काम आता है, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगले को कुछ पता चला होगा जो इंपॉर्टेंट है तो मुझे भी बताया होगा, मुझसे छुपाया नहीं होगा। ऑडिट रिपोर्ट, जिन ऑडिटर्स का जॉइंट मत है वो जार दे देंगे, जिनका अलग ओपिनियन है वो सार दे देंगे, दोनों अपने जार सार में एक दूसरे का OMP रेफरेंस ज़रूर देंगे। ठीक है, दैट कंप्लीट्स 299। अभी मैंने तड़ातड़ 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ाए, 710, SA 600 एंड SA 299। ये रिवीजन है, ऑल्दो मैं पूरा का पूरा ही पढ़ा के रिवाइज करा रहा हूँ, बट स्टिल ये है तो रिवीजन। और स्पेसिफिकली रिवीजन में क्या होता है, कोई स्टूडेंट अगर एकदम मतलब पहली बार सुन रहा है तो उसको तो हाई फाई लगेगा ही, उसके लिए उसको पहले से एक बार पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, कम से कम क्लास तो अटेंड की भी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह गलती करेंगे कि क्लास तो देखेंगे नहीं, लेके जमा करके रख लिए, अब सीधा सर का मैराथन देखेंगे। अरे यार वो कैसे हो सकता है, तुम मेरा क्लास देखे हो, पढ़े हो, पूरा सुने हो, क्योंकि उसमें मैं धीरे धीरे प्रेम से समझाया हूँ, पूरा टाइम लगा लगा के। यार आई हैव टेकन सो मेनी क्लासेस। ठीक है, ऑडिट में मेरे को याद नहीं आ रहा पर 68 क्लास में आई थिंक 160-70 घंटा कुछ हुआ होगा, और हर बार मैं क्लास में बढ़िया लेवल का ज्ञान देता हूँ, ये नहीं कि कोई मस्ती मजाक होता है। तो जो चीज़ मैंने धीरे धीरे प्यार से समझाया है वो अगर तुम समझे हुए हो तब तो तुम फटाफट कैच कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली बार जीवन में अगर यहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, पता चल जाता है कि हम नहीं पढ़े, अब सर बताओ क्या करें। तो अब क्या करें, तो मतलब
अब तो फिर वही कर सकते हैं कि ये पढ़ के जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब उसमें जो होगा देखा जाएगा, वो लास्ट मिनट में आदमी जितना कर सकता है वही करेगा, और क्या। प्रेशर वाले सरकमस्टांस में अगर हम पहले से तैयार नहीं हैं तो फिर हम लोग जितना अपना लगा सकेंगे जान लगा के फिर करेंगे, और क्या। पर वैसी नौबत आए क्यों, बेहतर है कि पहले से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, है ना। अब ये इस चैप्टर का आई थिंक आखिरी टॉपिक है। हाँ, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सेक्शन नंबर क्या है इसका, 143। मैं एडवांस से बता रहा हूँ कि ये सेक्शन लॉ में भी है और ऑडिट में भी है। लॉ में बल्कि ज़्यादा ही है, ऑडिट में कम है। लॉ में ये 10 पेज का है, ऑडिट में 6 पेज का होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ कुछ पोर्शन ऑडिट में नहीं है, वो लॉ में है। लॉ में सब है, ऑडिट में कम है। ये ऑलरेडी लॉ के अंदर जो कंपनी ऑडिट चैप्टर होता है उसमें मेरा मैराथन कराया हुआ है, रिवाइज कराया हुआ है ये पूरा का पूरा। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं अभी इसको एक बार फिर से वापस से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है, फिर से एक बार, ओके। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्या लिखा है सर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 143। ये देखो, ये खुद अपने आप में क्या है, मास्टर समरी चार्ट, ठीक है। इधर देखो 143 का 1 राइट्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर हैज एक्सेस टू द बुक्स एंड ही हैज़ द राइट ऑफ इंक्वायरी। और अगर वो CFS की ऑडिट कर रहा है तो वो होल्डिंग के साथ साथ सब्सिडरी के बुक्स भी मांग सकता है कि नहीं। 143 का 1 6 मैटर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब ये नहीं खाली पूछेंगे, इंक्वायरी का मतलब चेकिंग करेंगे पूरा। तो इन 6 मैटर्स पे आप चेकिंग करोगे, अगर कुछ गलत निकला तो बोलोगे, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कंपलसरी रिपोर्टिंग नहीं है। इफ देयर इज एन एडवर्स फाइंडिंग देन ओनली यू रिपोर्ट। 143 का 2 और 4 क्या होता है, ऑडिट ओपिनियन की लैंग्वेज। वो तो ऑडिट ओपिनियन की लैंग्वेज पूरा मैं तुमको पढ़ा ही चुका है ऐसे 700 में। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, वही वाला, ठीक है। 143 का 4, अगर मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ तो रीज़न देना पड़ेगा। फिर 143 का 3 10 मैटर होते हैं याद करने के लिए जो मेन रिपोर्ट में जाते हैं। बाप ऑफ दीपिका, एक्चुअली 11th मैटर एक और है जिसको बोलते हैं मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। सेक्शन नंबर 197 सबसेक्शन 16 लिखा है, वाह लिखा हुआ है। ये तो समरी चार्ट है, मास्टर समरी, ठीक है। 143 का 5, 6, 7 इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट ऑडिट, CAG करवाते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट। 143 का 8 ब्रांच ऑडिट, जो अभी मैं पढ़ा के जस्ट आया डिटेल में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम, मैंने बताया भी था, हर ब्रांच का ऑडिट होना चाहिए। अगर कोई ब्रांच है जो अनऑडिटेड है तो ये बात आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में OMP पैराग्राफ डाल के बताओगे कि सो एंड सो ब्रांच हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड, जिसका एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू इतना इतना है, ये बताना ज़रूरी है। 143 का 9, 10 इज अबाउट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 143 का 11 आपको ऑडिट रिपोर्ट में कारों का एक्शन लगाना पड़ेगा। एंड 143 का 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड अगर मिलता है आपको तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म 84 जमा करना पड़ेगा। ये था 143 का मास्टर समरी। अब यहाँ से देखो डिटेल में पढ़ना चालू हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये तो बाप ऑफ दीपिका को याद कराने के लिए एक मास्टर समरी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सेक्शन चालू हो गया। सेक्शन नंबर 143 का 1 स्कोप ऑफ इंक्वायरी, 6 मैटर्स है जिस पे आपको चेक करना है। इसका नाम स्कोप ऑफ इंक्वायरी, पर इसका मतलब ये नहीं खाली इसमें इंक्वायरी करोगे, इस पर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन जो जो करना होता है सब करोगे। बोलना चाहता है कि भाई ये 6 चीज़ आप चेक कर लो, अगर गड़बड़ है तो बता दो, नहीं है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला आइटम क्या है, इसे याद करने के लिए क्या बोलते हैं, LBS CPA। L लोन्स गिवन, कंपनी ने अगर लोन्स दिए हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन खराब तो नहीं है, प्रेजुडिशियल तो नहीं कंपनी के लिए। B बुक एंट्री ट्रांजैक्शन, मतलब होता है जिसमें कोई कैश फ्लो नहीं हुआ है। एस्टिमेट्स, प्रोविजंस, ये सब होते हैं बुक एंट्री, ये प्रेजुडिशियल तो नहीं, मतलब MMS तो नहीं है। MMS मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट। LBS सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो कॉस्ट के भी नीचे लॉस पे अगर बेच रहा है तो चेक करो। CPA क्लासिफिकेशन, लोन दिया था लेकिन उसको दिखा रहे हैं एज डिपॉजिट्स मेड लाइक एन इन्वेस्टमेंट, मतलब लोन को आप इन्वेस्टमेंट बोल के दिखा रहे हो, तो लोग तो इससे ये रॉन्ग क्लासिफिकेशन है। और हम लोग जानते हैं कि गलत क्लासिफिकेशन भी तो MMS होता है। MMS खाली अमाउंट में थोड़ा ना होता है, ACPD अमाउंट,
क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर सब में होता है। फिर CLBS CPA से पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स PL में डेबिटेड है। A से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर अलॉटमेंट कैश के लिए है तो कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट, अगर अलॉटमेंट नॉन कैश के लिए है देन द पोजीशन स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग। फिर 143 का 2, आपको ओपिनियन देना है, ऑडिट रिपोर्ट देना है, तो आपकी जो ओपिनियन है उसमें ये सब चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। नंबर 1 कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब शेड्यूल 3, वेदर AS ऐसे फॉलो हुआ है कि नहीं। 143 का 3 10 मैटर्स जो हैं वो भी यहीं पे बताना पड़ेगा। एंड लास्ट कारो का एनेक्चर भी देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली तुम्हारे ओपिनियन में ये वर्ड चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब 143 का 3 बाप ऑफ दीपिका, याद करने के लिए मैंने बोला था एक समरी चार्ट है, वहाँ जाके देख लो, उससे तुरंत याद हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। सबसे पहले इधर बाप BAA, B से ब्रांच ऑडिट की, अगर कंपनी में ब्रांच ऑडिट हुआ है तो ब्रांच ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट मुझे दे दी है कि नहीं प्रिंसिपल ऑडिटर को, मैंने कंसिडर कर ली कि नहीं। A से अग्रीमेंट मतलब मैचिंग, कि FS एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपस में मैच कर रहा है। A से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है, ये वाला P लास्ट में इधर। बाप के बाद दीपिका, D से नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। I से I have obtained all information and explanation necessary for the purpose of audit. P से proper books of accounts are maintained by the company as per section 128. I से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, इसके ऊपर मैं एक एनेक्चर दे दूंगा। Q से अगर QO AO DO दिया है मतलब क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, तो उसका एक रेफरेंस। और A से इफ देयर इज एन एडवर्स फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मतलब गोइंग कंसर्न पे खतरा है, तो वो बता दूंगा यहाँ पे। बाप ऑफ दीपिका में लास्ट वाला जो होता है ना पॉइंट 143 का 3 का J, वो सबसे लंबा होता है, वो यही होता है। उसमें 6 पॉइंट्स है, PP फिदा, ठीक है। P से पेंडिंग लिटिगेशंस, कंपनी के खिलाफ जितने भी पेंडिंग लिटिगेशन है वो अच्छे तरह से डिस्क्लोज किए गए कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होने चाहिए, या तो प्रोविजन या कंटिंजेंट लायबिलिटी। P से प्रोविजन फॉर, कंपनी ने जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं अगर उसमें मटेरियल लॉस होने वाला है फ्यूचर में दिख रहा है तो उसका प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल मटेरियल लॉसेस इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। F से कंपनी के पास क्या कोई अनपेड डिविडेंड है क्या 7 साल से जो IPF में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। PP फिदा। I सबसे लंबा है, इनडायरेक्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये अंदर दिखाऊंगा, डायग्राम होगा इसका। D से अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर या पे किया है देन सेक्शन नंबर 123 हैज बीन फॉलोड। A से अगर कंपनी अपना अकाउंट्स एक सॉफ्टवेयर में बनाती है तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल प्रिजर्व करने का फीचर है कि नहीं है। अंदर तो लिखा हुआ ही होगा, है ना, ठीक है, अंदर तो लिखा हुआ ही होगा। ये देखो PP फिदा, PPF चालू हो गया। अब ये इनडायरेक्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इनका अलग से डायग्राम मैंने बोला होगा रेफर करो। ये रहा, क्या कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी को लोन इन्वेस्टमेंट दिया है विद द अल्टीमेट पर्पस कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दे दें, या किसी फंडिंग पार्टी ने कंपनी को लोन इन्वेस्टमेंट दिया ताकि कंपनी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दे दे। ऐसे जितने भी इनडायरेक्ट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स है वो डिस्क्लोज होने चाहिए, वरना हम लोग को उसके ऊपर कमेंट देना पड़ेगा। 10 मैटर बाप ऑफ दीपिका के अलावा देयर इज एन 11th मैटर अंडर सेक्शन 197 का 16। कंपनी ने अपने मैनेजरियल पर्सन्स को यानी कि MD होल टाइम डायरेक्टर KMP को जो भी रेम्युनरेशन दिया है इट इज विद इन द लिमिट अंडर सेक्शन 197 रेड विथ शेड्यूल 5। देख रहा, अच्छा, जैसे एग्ज़ाम में ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि कारो किस किस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक और क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि इंटरनल कंट्रोल वाला जो एनेक्चर होता है ना वो किस किस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 एनेक्चर जाते हैं, कि इंटरनल कंट्रोल का एक कारो का।
तो कारो का एनेक्शर कहाँ नहीं देना, वो तो कारो चैप्टर में आएगा, कारो टॉपिक में। और इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शर कहाँ नहीं लगेगा, उसका आंसर ये है और इम्पॉर्टेंट है। ओपी, पहला पॉइंट, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो प्राइवेट कंपनी जो ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करे, ट्विन कंडीशन 50-25, जिसका टर्नओवर 50 से कम है एंड एग्रीगेट बोरोइंग 25 से कम है, वो भी एग्जेम्प्टेड है, उसमें भी इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शर नहीं जाता। ठीक है। 143 का 4, अगर ऊपर लिखे हुए किसी भी चीज़ में आपका जवाब नेगेटिव है तो आपको रीज़न देने पड़ेंगे। 143 का 11 वो कारो है, जो पूरा अगला टॉपिक ये है। फिर 143 का 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, इसका एक समरी डायग्राम है बहुत सुंदर सा, ये रहा। फ्रॉड रिपोर्टिंग, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ADT 4 देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 2 दिन के अंदर BOD और ऑडिट कमेटी को बता दो नैप का फुल फॉर्म नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, और ये लोग अपने बोर्ड रिपोर्ट में 4 चीज़ लिखेंगे नैप पर। R क्या है, रेमेडियल एक्शंस टेकन। अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड है तब 2 दिन के अंदर आप BOD ऑडिट कमेटी को बताओगे और उनके जवाब का वेट करोगे फॉर नेक्स्ट 45 डेज। अगर उनका जवाब आ जाता है तो जवाब आने के 15 डेज के अंदर ही ADT 4 जमा कर दो, जवाब नहीं आता तो 45 डेज खत्म होते ही ADT 4 जमा करो। ठीक है, 8 कंप्लीट होता है हम लोगों का।